इस कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता श्री त्रिपाठी सर का शॉल, श्रीफल और प्लांटर देकर स्वागत करें। बहुत धन्यवाद सर। आईआईसीएम के इस सभागार में इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में मैं मंचस्थ आदरणीय श्री सीवीओ सर का, हमारे संस्थान के जीएम सर का, हमारे संस्थान के अन्य फैकल्टी मेंबर्स का और सीसीएल और सीआईएल विजिलेंस के अधिकारियों का, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के प्रतिभागीगण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। ये सेशन जो है वो मिशन CIL@2026 के अवसर पर आयोजित है, जिसमें हम सभी को एक बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है सुनने के लिए हमारे कोल इंडिया के आदरणीय सीवीओ सर को। हमारे कोल इंडिया के सीवीओ सर 1996 बैच के IRSC ऑफिसर हैं, जिन्होंने 16 नवंबर 2022 को सीवीओ CIL के पदभार को ग्रहण किया। वे मूल रूप से एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपना BE सिविल से किया है MNREC इलाहाबाद से, जो कि अभी MNIT के नाम से जाना जाता है, और इसके पश्चात उन्होंने IIT दिल्ली से मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया है। कोल इंडिया को ज्वाइन करने के पहले उन्होंने एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर के पद पर आसनसोल डिवीज़न में ईस्टर्न रेलवे में काम किया है, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विजिलेंस रिफॉर्म्स को, सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स को सीवीओ ईस्टर्न रेलवे रहते हुए उन्होंने लागू कराया है। सर के पास प्लानिंग, डिज़ाइन और विभिन्न प्रकार के रेलवे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराने का 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कार्य बहुत सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रेलवेज में कराए हैं। सर के कोल इंडिया के सीवीओ बनने के बाद मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विभिन्न अलग अलग डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए आयोजित किए गए हैं, ताकि जो हमारे मैनेजमेंट ट्रेनीज़ हैं, जो मिडिल और सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, वे विजिलेंस फंक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल्स और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, GFR 2017 है, भारत सरकार की जो नियमावलियां हैं, उसके आलोक में जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रोक्योरमेंट है, जेम प्रोक्योरमेंट है, उसके बारे में सबको अच्छे से जानकारी हो सके, इसके नाते सर ने बहुत सारे मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स IICM में भी और सब्सिडरी लेवल पर भी आयोजित कराया है। इसके अलावा जो हमारे मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का प्रोग्राम है, उसमें हम लोग मिशन CIL के अंतर्गत इस तरह के सेशंस आयोजित करा रहे हैं। हर एक MTs के इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावा जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के TSDP प्रोग्राम्स हैं, उनमें भी जो उस डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो मैनुअल्स हैं, उनके बारे में हम सेशंस आयोजित करा रहे हैं। MSDP प्रोग्राम में इन सब जगहों पर हम लोग जो विजिलेंस फंक्शंस और मैनुअल से रिलेटेड प्रोग्राम हम लोग आयोजित करा रहे हैं। तो पूरे कोल इंडिया में ये जो मैनुअल्स हैं, जो चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स हैं, और साथ ही साथ जो डिजिटलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में जो प्रोक्योरमेंट और जेम प्रोक्योरमेंट का अधिक से अधिक प्रयोग है, सर के दिशा निर्देश में बहुत अच्छे से पूरे कोल इंडिया फ्रेटर्निटी ये कर रही है। सभी को नियमावली के बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी उपलब्ध हो रही है। तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। पुनश्च हम सभी यहाँ पर उत्सुक हैं हमारे संस्थान के इस सभागार में इस कार्यक्रम के अवसर पर सीवीओ सर को सुनने के लिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो सर ने इतने सारे दिए जगह जगह जला दिए हैं कि निश्चयपूर्वक अंधेरा नहीं रहेगा, और जैसा कि सर का कार्य है उससे और बहुत प्रशस्त सर की वाणी है। सर एक बहुत ही उत्कृष्ट कवि भी हैं। तो इस अवसर पर निवेदन है सर कि आप आएँ और कृपया हमारे इन नवागंतुक अधिकारियों को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें, और साथ ही साथ अपने अभिभाषण के अंत में 2 पंक्तियों से बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद फिर से एक बार बरसाने कृपा करें। ओवर टू यू सर।
धन्यवाद पांडे साहब, आपने बहुत बातें बताई और जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, धरा पे अंधेरा कहीं रह ना पाए। ये मतलब वास्तव में बहुत ही शिक्षाप्रद वाक्य है, सेंटेंस है। तो इसी तर्ज पर मैंने जो परिस्थितियां देखा और जिस तरह की हमारे जो कर्तव्य हैं और देश विदेश के और आज के जो सोसाइटी है उसकी तरह से मैंने लिखा था कि धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है। पांडे साहब, धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घनाए अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। हम सबको मिल करके धरा पर इतना अंधेरा हो गया है कि अकेला किसी एक दीपक से, एक सूरज से, चाहे एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला है। तो धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घनाए अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। और पिछले लगभग 3-3.5 साल से मैं हर कोल इंडियंस को बोलता हूँ, 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कार्य है जो बहुत घना अंधेरा है उसको हम लोग दूर कर सकें। हमारे साथ IIScM के गुरुजनों और हमारे यंग, डायनेमिक, प्राउड एंड विजिलेंट कोल इंडियंस अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। आज का तारीख 31 मार्च एक अपने आप में यूनिक है। इस हम लोग फाइनेंशियल मैनुअल्स और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, GFR 2017 है, करना है, फौजा काम करना है। वास्तव में हमारी एक्टिविटी इतना एक्शन बढ़ चुका है कि आज के दिन किसी को भी बाहर जाना या ऑफिस छोड़ करके कहीं और जाना वो हो नहीं पाता है। कुछ न कुछ काम ऐसा अर्जेंट पड़ा रहता है जो क्लोज करना होता है, खास करके जो फाइनेंशियल क्लोजर से रिलेटेड है। टारगेट का भी देखिएगा कि आखिरी मोमेंट तक हम कैसे टारगेट पूरा करें, इसके पीछे भी लगे रहते हैं। तो इस जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, जो हमारा इवन यहाँ का जो इंडिया का जो मानसून है वो भी सूट करता है, हमारा जो सीजन है वो भी सूट करता है। अदरवाइज हम 31 दिसंबर को यदि ईयर एंडिंग करते, क्लोजिंग अपना करते, तो उस समय इतना ठंडी और इतना हर तरह से जोश जुनून उतना नहीं रहता है जितना आज के समय रहता है। तो आज एक अलग तरह का यूनिक डे है। एक और देखिएगा, आज पूरा हिंदुस्तान का, पूरा विश्व महान भगवान महावीर का जयंती मना रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आप सभी को मैं भगवान महावीर के जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, जो अभी जस्ट सेकेंड इनिंग ऑफ योर लाइफ इंटर कर रहे हैं, अपना शिक्षा से आप कर्म भूमि में जुड़ रहे हैं, तो आज आप एक प्रण करो कि भगवान महावीर ने जो हमको सिखाया, उनके जीवन से हमने जो शिक्षा पाई उनका अनुसरण करें और अपने जीवन में उसको, और उस दीपक से मैं दूसरे दीपक को जलाने का काम कर रहा हूं। अपने घर परिवार में अपना ड्यूटी हो, वहाँ हर जगह हम लेके चले। भगवान महावीर ने बोला था कि अहिंसा नहीं करना है। जिस तरह से आज देखेंगे पूरा वैश्विक स्थिति है, हर आदमी पता नहीं किस एरोगेंस में, किस अहंकार में, किस महानता की ओर जा रहा है, ये वास्तव में चिंता के विषय है। तो आज मैं भगवान महावीर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। हमारे हिंदुस्तान की जो कल्चर है, हमने अपने पूर्वजों से वैश्विक स्थिति है,
हर आदमी पता नहीं किस उन्होंने बताया था एरोगेंस में, किस हमें अहंकार सत्य में, बोलना किस है। भगवान महावीर ने वास्तव में सत्य बोलना है, और इस स्टेज में माय डियर फ्रेंड हिम्मत रखना है कि मैं सत्य बोल सकूं, क्योंकि परिस्थितियां आपकी ऐसी आएंगी कि आप सत्य को सत्य बोलने में संकोच करेंगे। तो आपके अंदर कर्म हो, चाहे घर का हो, चाहे आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप हिम्मत करो कि आप सत्य को सत्य बोल सकें। पहले लोग झूठ बोलने में डरता था कि पाप लगेगा, लोग झूठ नहीं बोलता था पहले कि पाप लगेगा। आज की डेट में लोग सत्य इसलिए नहीं बोलना चाहता है क्योंकि नुकसान होगा। आज सोचता है कि मैं सत्य बोलूंगा तो नुकसान होगा। मैंने इस तरह का मापदंड से एक और देखिएगा, आज चरित्र पूरा तौल रहे हैं। नफ़ा नुकसान से हम सत्य चाहे झूठ बोल रहे हैं, ऐसी हमारी अभी युग जमाना आ गया है। तो भगवान महावीर से हम प्रार्थना करें कि हमको इतना शक्ति दो कि मैं सही को सही कह पाऊँ, झूठ को झूठ कह पाऊँ, मैं निडर बन पाऊँ। आप अपने जीवन में अपनाइए। और मैं एज ए CBO ये मैं अपने हर कोल इंडियंस को 2.2 लाख हमारे कोल इंडियन हैं, सबको मैं बोलता हूँ कि निडर बनो और सत्य को सत्य बोलने की, जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाओ। भगवान महावीर ने कहा था कि चोरी नहीं करना है। भगवान महावीर ने बोला था कि सादगी अपनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करो। आज मैं कल बॉम्बे में था जब IPO आपका CMPDI का लिस्टिंग हुआ, वहाँ से फिर मैं कल रात में पहुँचा। हमको सो के उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन यही तो है अपने कर्म के सामने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल विजय प्राप्त करना, तभी आप सफल हो पाएंगे, वरना नहीं सफल हो पाएंगे। भगवान महावीर ने कहा था कि मोह माया त्यागो, मतलब किसी बंधन में रहेंगे, परिवर्तन करने से डरेंगे, परिवर्तन न हो, चाहे यहाँ से हमको घर परिवार न छूटे, चाहे अपना कंपनी न छूटे, किसी तरह का मोह माया हमेशा आपके निर्माण में, आपके निर्वाण में बाधक होता है। तो इससे हम लोग ऊपर उठें। भाग दौड़ के इस जीवन में जहाँ हर आदमी टेंशन में है, असंतोष की भावना लेके चल रहा है, और सबसे बुरी आदत जो मानव के अंदर जा रही है, लालच, इससे ऊपर उठ करके हम लोग त्यागी बने। GM साहब, मैंने महसूस किया कि जो मेहनत करता है वो सफल नहीं होता है, सफल वही होता है जो त्याग करता है। जो अपना घर परिवार को त्याग किया, जो अपनी निद्रा को, अपना जो आराम तलब है उसको त्याग किया, वही सफल हो पाता है। तो त्यागी बनना है। कल से हमारा नया साल भी शुरू हो रहा है। भगवान महावीर ने ये बात बोला था कि आप अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपने स्वभाव को चेंज करें, मोह माया से परे, बाकी अपना सद आचरण करें, स्वयं पे काबू करें। हमेशा मैं जो अपना अप्रोच लगाया कि हम क्यों ना एक अच्छे मानव का निर्माण करें, और वो मानव एक अच्छा समाज, एक अच्छा डिपार्टमेंट, एक अच्छा कंपनी बनाएगा। मेरे सामने ये यंग जो कोल इंडियंस हैं, जो अभी दूसरी तरह का परिप्रेक्ष्य में घुस रहे हैं, आ रहे हैं। आप कंपनी ज्वाइन किए, काफ़ी हद तक कंपनी के बारे में आप लोग जान गए होंगे। आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजनों ने जो सिखाया, आपने जो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा, उन सारी विद्याओं को यहाँ पर लगाना है और अपने कर्म में एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। तो मेरा एक ये भी मिशन है। तो आइए भगवान महावीर को याद करते हुए हम लोग इस डायरेक्शन में जाएं। माय डियर फ्रेंड, कोल इंडिया
अराउंड 13-14 ईयर्स पहले आईपीओ लिस्टिंग हुआ था 2012-13 में। उसके बाद पिछले 2-2.5 महीना में हमारे 2 आईपीओ बीसीसीएल के और सिम्पीडीआई के आ गए। किसी भी कंपनी का आईपीओ जाना यानी हम अब इतने अच्छे हो चुके हैं कि हम अपने आप को पब्लिक के सामने सर्टिफाई करने के लिए प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो अपने आप को यानी हम मान लीजिए कोई आईआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब हमारा नॉलेज इतना स्टैंडर्ड अच्छा हो चुका है कि मैं फॉर्म भरने का भी हिम्मत कर पा रहा हूँ और एग्ज़ाम में अपियर होने का भी हिम्मत कर पा रहा हूँ। तो आप इतने अच्छे हो गए हैं माय डियर फ्रेंड। आप चेयरमैन साहब का कल का जो एनएससी ने लाइव टेलीकास्ट किया था यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिस्टिंग ऑफ सिम्पीडीआई, उसमें चेयरमैन साहब का हार्डली 2-2.5 मिनट का ही स्पीच है, वो सुनिएगा। बॉस ने बताया है कि हमने मैनिफेस्टेशन से पब्लिक के सामने लोगों को रखा ताकि वैलिडेशन हो सके। हमारा भरोसा बढ़ा है लोगों के प्रति, हमारे कर्मों से, हमारे एक्शन से, हमारे प्रोडक्शन से, हमारे जिस तरह से स्टाइल ऑफ वर्किंग है, लोगों पर मेरे ऊपर भरोसा बढ़ा है। यही कारण है कि बीसीसीएल का आईपीओ जितना हमने ऑफ़र किया था उसका 149 टाइम्स लोगों ने अपना सब्सक्राइब किया था। उस समय पॉजिटिव माइंड था, लोगों ने खूब पैसे लगाए, खूब हम पर भरोसा रखा और हमारी ड्यूटी बनती है कि उस विश्वास को आगे बढ़ाएं। आज के डेट में पिछले मोटा मोटी 1-1.5 महीना से जो वैश्विक स्थिति चल रही है, मार्केट में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, हर तरह उदासीन माहौल है, इसमें भी मतलब मैं तो आश्चर्य मानता हूँ। मैं सिम्पीडीआई के मैनेजमेंट को नमन करना चाहूँगा कि आपने ऐसे खतरनाक मार्केट में आपने पीछे नहीं हटे। खतरों से, मैं कल तो सीएमडी साहब को बताया कि आप खतरों से खेल रहे हैं। खतरों से खेलना हो तो कोई सीखे कोल इंडियन से। इस निगेटिव ट्रेंड ऑफ मार्केट में भी हमारा आईपीओ का लिस्टिंग करने का प्रस्ताव हम लोगों ने टाला नहीं, और आपके विश्वास से, आप पे भरोसा किया लोगों ने 100%, मतलब जो अपना एक पैसा बाहर नहीं निकाला, जो है उसको अंदर वापस ले रहा है, उसमें भी जितना हमने मांगा, जितना हमने ऑफ़र किया, उतना हमारा सब्सक्राइब हुआ। 100% से ज़्यादा हमारा कोल इंडिया का, हमारा सिम्पीडीआई का आईपीओ ऑफरिंग हुआ और कल हम लोग लिस्टिंग कर पाए। ये दिखाता है कि हमारा कोल इंडिया किस तरह से सक्सेस अपना ग्रोथ पाथ पे जा रहा है। आप अपना देखिएगा, पुराना हिस्ट्री भी निकाल के, हमेशा किसी भी आदमी का अपना हिस्ट्री देखना चाहिए, खुद का अपना भी हिस्ट्री कराओ। मेरे गुरुजी बताते थे कि कुछ ऐसा बनो कि अपने बच्चों को सिखा सको कि मैं ऐसा पढ़ता था, ऐसे पढ़ता था, फिर ये क्वालिफाई किया, फिर ऐसा क्वालिफाई किया, मैं ऐसे किया। उसी तरह से आप जिस कंपनी में ज्वाइन किए हैं उस कंपनी का हिस्ट्री जानो। जब 1975 में हमारा कोल इंडिया बना, उसके बाद से हम लोग उस समय कोल इंडिया का हार्डली 79 मिलियन मेट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन था और कोल इंडिया 55 करोड़ रुपीज उस जमाने में लॉस में था। विद द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अपना टेक्नोलॉजी, अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मशीनरीज और सब कुछ इम्प्रूव करते गए। पिछले 5 साल देखिएगा, कोविड पीरियड में मतलब सब तरह का निगेटिव माहौल था, उसमें भी देखिएगा कहीं भी लाइट, बिजली और चाहे एनर्जी सेक्टर से जो इशू जाता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आया था। और पिछले 5 साल में मोर देन 50 ईयर्स हो गया कोल इंडिया का। आप ग्रोथ सक्सेस कंपेयर कीजिएगा, 45 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स। डीएम साहब एक स्टडी कराइए कोल इंडिया का इनिशियल 45 ईयर्स और अभी का जो 5 साल है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। हम लोग 16 साल के बाद 2023 में पहली बार अपना जो डिफ़िकल्ट टारगेट दिया जाता है वो टारगेट पूरा किए। एक और मेरा ध्यान रखना बच्चे लोग कि जब आप टारगेट पूरा करते हैं, जो आपको कोई टास्क दिया गया उसको अचीव करते हैं, कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, चाहे कोई जॉब आप जो भी आपको दिया गया उसको आप क्वालिफाई करते हैं, सडनली देखना कि आपका प्रतिष्ठा बढ़ जाता है।
जिस दिन मैं इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया, मेरे आसपास में समाज वालों का मेरे प्रति लोगों का प्रतिष्ठा बढ़ गया। जिस दिन मैं यूपीएससी क्लियर किया, उसमें मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। जिस दिन आप अपना कंपेयर कीजिएगा, जिस दिन आपको नौकरी में आप सेलेक्ट हुए यहाँ पर, उस दिन देखिएगा सब लोगों ने अपना खूब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी। सब लोग बोलने लगे कि हाँ, मुझको पता था ये कर सकता है। जब हम लोगों ने 2023 के मार्च में टारगेट पूरा किए, तो सडनली लोगों का भरोसा बढ़ा मेरे ऊपर कि ये तो टारगेट पूरा कर ले रहा है। हम लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, रिफॉर्म किया, और डिफ़िकल्ट टास्क को जब पूरा किए तो ऑब्वियस है कि कोई आदमी बोलता है कि हम 100% घरों में, 100% गाँव में बिजली दूंगा मैं, तो कोई किसी आदमी पर भरोसा, यानी कोल इंडिया पर भरोसा देकर के ही बिजली की बात करेगा। तो ऑनरेबल पीएम का स्पीच सुनिएगा, 2023 का स्पीच हो चाहे 2024 का स्पीच हो, उन्होंने जब भी बोला है कि हम हर आदमी को, उन्होंने लगभग 2.5 साल में, उस पीरियड में 2.5 करोड़ घरों में बिजली प्रोवाइड किया गया था। नहीं, इस तरह का हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो यदि ये कैसे हो रहा है, पिछले 10 साल 12 साल में यदि 100% हम लोग पूरा कर पा रहे हैं, तो आपने जैसा राष्ट्र का रिक्वायरमेंट है आपने पूरा किया, आप पर भरोसा किया गया। उस साल मैं जब ज्वाइन किया था 2022 के मार्च में, कोल इंडिया का टोटल प्रॉफिट था 17,000 करोड़ रुपीज़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2023 के मार्च में प्रॉफिट हुआ था 27,000 करोड़ रुपीज़। 24 के मार्च में हमारा प्रॉफिट था 37,000 करोड़ रुपीज़। लास्ट ईयर, ठीक 1 साल पहले, 31 मार्च 2025 में जो ईयर एंडिंग हुआ, उसमें कोल इंडिया का प्रॉफिट था 35,000 करोड़ रुपीज़। यानी इस तरह से हम लोग 17,000 करोड़ से 3 साल में डबल प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। और थोड़ा पहले जाइएगा तो कोल इंडिया कुछ 6,000 करोड़ पर था, लगभग 7-8 साल पहले। यानी ऐसे कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहाँ पर ग्रोथ, प्रोडक्शन, प्रॉफिट एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो आप अपना कोल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानो, कितना हम लोग थे, किस तरह के काम करते थे, आज के डेट में कैसे काम करते थे। आज मैं ये भी बनाना चाहता हूँ कि जसवंत सिंह गिल, रानीगंज मिशन, रानीगंज पिक्चर देखिएगा, ईसीएल के महावीर कोयलरी में 1989 में, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय उन्होंने 65 लोगों को माइन के अंदर पूरा वाटर लॉगिंग हुआ है, उसमें उन्होंने बिना किसी, जो घटना हो गया तब तक 5-6 लोग एक्सपायर कर गए थे, लेकिन उसके बाद यदि 65 लोग बचे थे तो सबको उन्होंने किस तरह से दिमाग लगा करके, किस तरह से हिम्मत जुटा करके उन्होंने 65 लोगों को बचाया। वो इस तरह का उस पर्टिकुलर पीरियड से लेकर के इवन आज तक 100% सक्सेसफुल स्टोरी में उनका नाम लिया जाता है। तो प्राउड करो कि हमारे कोल इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं। अपना कोल इंडिया का एक और, मैं कोविड पीरियड का कहीं मैं देख रहा था, ये सच्ची घटना है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात थी, गवर्नमेंट ने दिया कोल इंडिया को कि आप एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दीजिए। उस समय जब कोविड पीरियड एकदम पीक पे था, सब लोग एकदम दहशत में था, आदमी से आदमी डरा हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, सब गाड़ी और मूवमेंट बंद था। तो कोल इंडिया को टारगेट दिया कि आपको एक ऑक्सीजन प्लांट लगाना है। डॉक्टर्स लोगों ने पूरा लग करके ऑक्सीजन प्लांट लगाया। 16 मई 2020 को कमीशन करना था। ऑनरेबल पीएम पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 या 8 ऑक्सीजन प्लांट को उनको कमीशन करना था। 11 मई तक हमारा वो ऑक्सीजन प्लांट सब कुछ रेडी हो जाता है, एक्सेप्ट कुछ पाइपलाइन जो जिसे ऑक्सीजन फ्लो करता है। वो पाइपलाइन बॉम्बे में ही मिलता था, बाकी कहीं नहीं मिलता था। बॉम्बे से यहाँ तक लाना उस पर्टिकुलर टाइम में 11 मई के बाद 16 मई तक उद्घाटन करना है, वो पॉसिबल नहीं था कि आ पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इतना ह्यूज डिमांड सडनली हो गया था कि वो आइटम मिलना भी मुश्किल था। माय डियर फ्रेंड, 11 मई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस दिन एक इमरजेंसी मीटिंग होती है कोल इंडिया के टॉप मैनेजमेंट का, उसमें डॉक्टर्स लोग भी आते हैं, बाकी सब भी आते हैं। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कैसे होगा। कोल इंडिया की इज्जत की बात है,
इंडिया की इज्जत की बात है, पूरा मानवता की इज्जत का और जान माल की बात है। क्या किया जाए? उसमें कोई सिविल इंजीनियर जो जीएम चाहे जो भी उनके ऑफिसर रहे होंगे, वो बोले कि एक वहीं लोकल मार्केट में वो एक पाइप मिलता है जिससे क्लोरिनेशन प्लांट हम लगाते हैं, तो वो पाइप लग जाएगा क्या? डॉक्टर साहब से राय की है, तो उन्होंने बात किया, बोले कि हाँ ऑक्सीजन जाए चाहे क्लोरीन जाए, गैस ही तो जाना है, काम चल जाएगा। उन्होंने लोकल मार्केट से ही वही क्लोरिनेशन प्लांट लेकर के, क्लोरिनेशन प्लांट वाला जो पाइप लाइन है वो लगा करके उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट में लगा दिया। वो ऑक्सीजन प्लांट 33,000 लोगों का जान बचाया, 33,000 लोगों का जान बचाया। उसके कुछ दिन बाद सिचुएशन सेम हो जाता है। मैं ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि उसमें एक विजिलेंस केस हो गया। जब सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल आ गया, ज़िंदगी ठीक चलने लगी, तो किसी ने कंप्लेन कर दिया कि इस ऑक्सीजन प्लांट में लोकल मटेरियल लगाया गया है। विजिलेंस ने चेक किया तो पाया कि हाँ लोकल मटेरियल लगा है और प्रूफ हो गया। उसके बाद उसको रिपोर्ट बना करके हम लोग भेज देते हैं, सीबीसी में चला जाता है। उसके बाद से कुछ दिन बाद मैं ज्वाइन किया यहाँ पे, तो सीबीसी से कुछ क्वालिफिकेशन आया था कि इसका जवाब हमको दे दीजिए। तो मेरी एक आदत है कि कहीं कुछ क्वेश्चन करता हूँ या कुछ हमको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुआ है, चाहे किसी पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो उस आदमी से मैं ज़रूर पूछ लेता हूँ। उसमें डॉक्टर साहब का न तो कोई स्टेटमेंट था, न कोई रिकॉर्ड था कि क्यों लगाया, क्या लगाया, किस तरह से किया। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, ये नवंबर या जनवरी 23 की बात है, 2023 का। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन लगाया, तो बीइंग सीबीओ वो डॉक्टर साहब को जब मैंने फ़ोन किया तो बोले हाँ पता है कि मेरा एक इंक्वायरी चल रहा है आपके यहाँ, मुझको चार्जशीट होगा, लेकिन जो मैंने किया ठीक किया है, मुझको कोई आत्मग्लानि नहीं है। और करके डॉक्टर साहब ने फ़ोन काट दिया। मुझको लगा करे मैं सीबीओ का फ़ोन उन्होंने काट दिया, हम आगे और को डिस्कस करना था। लेकिन उनका जो ये पूरा सेंटेंस है, 2 लाइन उन्होंने बोला कि हमें पता है कि इंक्वायरी चल रहा है, मुझको पनिशमेंट होगा, लेकिन मैंने जो किया सही किया, मुझको कोई आत्मग्लानि नहीं है। आत्मग्लानि शब्द का मैं पहली बार सुना। पांडे साहब ने बोला मेरे बारे में व्याख्याता, ये भी थोड़ा सा मुझको लगा कि देखो मुझको क्या क्या बोलता है लोग, कोई कवि बोलता है, कोई व्याख्याता बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो आत्मग्लानि शब्द मुझको चुभ गया। बाकी मैं सबको बुलाया, फाइल को फिर से पढ़ा, और इतना जो कहानी मैं बताया कोविड वाला, वो सब कहानी बाद में मुझको पता चला। तो चूँकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुका था, तो हम और कुछ लिख नहीं सकते थे। तो जो भी उसका हमको रिप्लाई मिला, हमने लिख के भेज दिया। लेकिन सीबीसी में, मंत्रालय में, सब जगह ये मैं बताया कि डॉक्टर साहब ने मुझको ऐसा ऐसा बोला है, और हमें बहुत ख़राब भी लगा, लेकिन मैं भी होता तो मैं भी शायद यही करता। फिर बाकी टॉप बॉस से में भी मीटिंग होता है, उसमें डिस्कस किया जाता है कि क्यों किया, क्या किया, किस तरह से किया। वो सब कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। डॉक्टर्स लोग जनरली, आपको बता दूं मैं कि डॉक्टर्स लोग टेंडरिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं। क्यों कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं माय डियर फ्रेंड, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, फाइल में रिकॉर्ड कर दो। टेंडर क्यों फाइनल कर रहे हैं, L1 को क्यों दे रहे हैं, L1 को क्यों नहीं दे रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ना, उसकी रिकॉर्ड करो। तो कोई पूछेगा नहीं यदि रिकॉर्डेड होगा तो, और आपको याद रहेगा, ये भी है। तो गया, और सीबीसी में चाहे मंत्रालय में, हर लेवल में उस फाइल को देखने के बाद उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है, और हमको उल्टा लोग बोलना शुरू कर दिया। मैं भी जाकर पूरा हंगामा किया, बोला कि आपके कोल इंडिया में ऐसे लोग हैं क्या, इतना बोल्ड डिसीजन लेते हैं। उस परिस्थिति में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बोल्ड डिसीजन लिया, उसने कोल इंडिया की इज्जत बढ़ा दी। वो बोल्ड डिसीजन ने कोल इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाई। सबके सामने, मैं भी आज पब्लिकली बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उस डॉक्टर साहब ने जो डिसीजन लिया वो कोल इंडिया की इज्जत बढ़ाई। उस समय सिचुएशन के हिसाब से लगाए, लिख देते तो हो सकता है कि आके पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, और पूरा ऑल ओवर इंडिया में कोल इंडिया की इज्जत बढ़ा। तो आपका एक एक्शन से, यदि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपके रहने से, आपके एक्शन से, आपके एक्टिविटी से यदि समाज को या डिपार्टमेंट को या आपके पीछे आने वालों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर आपका रहना और आपका काम से कोई मतलब नहीं है।
यदि आप कहीं गए और आपके जाने से, आपके कर्मों से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, चाहे कुछ उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ वर्किंग में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, या उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर आपके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस डॉक्टर साहब का ये एग्जाम्पल लेकर के मैंने खूब प्रचार प्रसार किया। और आत्मग्लानि जो बात आती है, और मैंने बताया कि हमें से डरने की जरूरत नहीं है। जो मैराथन ट्रेनिंग की बात आती है, हमने जो बताया ना, मानव का निर्माण हमको करना है। जो पांडे साहब बता रहे थे कि हम लोग खूब थोकवा में ट्रेनिंग की है, इसलिए कि हमारा कोल इंडियन ट्रेंड हो सके। हमने सबको बताया कि तुम डरो मत, काम करो। और डॉक्टर साहब की जो आत्मग्लानि की बात मैं बताता हूँ, तो मैं आज फिर से आपको बताऊँ कि विजिलेंस डिपार्टमेंट, चाहे मैं और आप में कोई अंतर नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी टारगेट वही है जो आपका टारगेट है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी बॉस वही है जो आपका बॉस है। विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, फाइनेंस हो, पर्सनल हो, प्रोडक्शन हो, माइनिंग हो, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, वैसे विजिलेंस वाला विजिलेंस इशू करता है। तो माय डियर फ्रेंड, विजिलेंस एक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल आपके जैसे है। यदि कोई फाइनेंस वाला और चाहे कोई पर्सनल वाला, जीएम साहब आपको 10 ऑब्जर्वेशन देता था, आप रिप्लाई देते हैं। आप बिल क्लियर करने जा रहे हैं, 10 यदि कुछ गलती भी होता है तो क्वेश्चन आंसर करेगा, आप रिप्लाई दे देंगे। लेकिन विजिलेंस वाला कोई आपसे कागज़ मांग देता है, चाहे कोई फाइल बुला लेता है, चाहे आपको बुला लेता है, चाहे कुछ क्वेश्चन आंसर करता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका रात का नींद गायब हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नींद गायब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी का रिप्लाई आप दे दिए, वैसे विजिलेंस वाला का भी रिप्लाई दे दीजिए। फाइल मांग रहा है तो फाइल दे दीजिए, जो चाहता है, जो कर रहा है करने दीजिए, लेट हिम डू देयर जॉब। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आप काम करेंगे तभी गलती होगी, काम नहीं करेंगे तो गलती तो नहीं होगी, लेकिन आपका फिर जीवन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप काम करो, आग पे चलो। यदि आपका पैर भी जलता है तो आपका एक भाई विजिलेंस डिपार्टमेंट में है, आपके पैर में मलहम लगाएगा। गो फॉर बोल्ड डिसीजन, गो फॉर इनोवेटिव डिसीजंस। और जिस तरह से मिशन लेकर हम लोग चल रहे हैं, यदि आप बोल्ड डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन और विजनरी डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, हम कहीं नहीं रह पाएंगे, पीछे रह जाएंगे बिल्कुल। तो आप काम कीजिए। मान लीजिए कि आप, हर आदमी क्या करता है, डिसीजन लेता है। कोई छोटा डिसीजन लेता है, कोई बड़ा डिसीजन लेता है। अब इसका पेमेंट करें कि नहीं करें, टेंडर दें कि नहीं दें, ये मशीन को यहाँ लगाएं कि नहीं लगाएं, ये सब डिसीजन का होता है। डिसीजन कब लेना होता है? जब आपके पास ऑप्शन हो। हमेशा ऑप्शन होता है, ये करें कि नहीं करें, ऑप्शन तो हमेशा रहता है। यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन तो गलत भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, पहला मैं बोल रहा हूँ कि आप डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, रूल्स रेगुलेशन देख करके लीजिए, कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए, जो हमारा मैनुअल एसओपी बोलता है वो कीजिए, लेकर लीजिए, आपस में डिस्कस करके लीजिए। जो उस समय कंपनी का हित का डिसीजन है, राष्ट्र के लिए हित का डिसीजन है, वो डिसीजन लीजिए और उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। आई रिपीट, क्यों डिसीजन ले रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। मान लीजिए कि वो डिसीजन 2 साल बाद, 10 साल बाद गलत भी हो गया, गलत भी हो सकता है। यदि डिसीजन गलत भी हो गया तो माय डियर फ्रेंड, मैं वो डॉक्टर साहब की बात रिपीट करता हूँ, यदि वो डिसीजन गलत भी हो गया तभी आपको आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि आपने सोच समझ के, रूल्स रेगुलेशन देख करके, कंपनी के हित में उस समय जो भी डिमांड करता है सब डिस्कस करके, सब आपने सोच लिया है डिसीजन, तो कोई आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। और डॉक्टर साहब ने जो किया बहुत ही अच्छा किया, और इसलिए मैं आज बोल पा रहा हूँ कि आप डिसीजन लो, आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। मैं भी ऐसे करता था। पांडे साहब थोड़ा हिस्ट्री में जाइएगा, अभी यह है ना रूल्स रेगुलेशन, मैनुअल, एसओपी, पता नहीं, ये 1945 के बाद ज़्यादा आना शुरू हो गया। उसके पहले ना कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था। हमारे बाबा दादा के ज़माने में कोई एसओपी मैनुअल कुछ नहीं था, उतना लोग पढ़ाई लिखाई भी नहीं था। तभी अभी कुमुद रंजन बता रहे थे कि सर पहले ताला नहीं लगता था घर में। यही तो है, हम लोग जो पूर्वजों से हमने सीखा है, अपने पुराणों से सीखा है कि क्या गलत है क्या सही है। हमारे मम्मी पापा हमको जो सिखाया है, हमको गुरुजनों ने जो सिखाया है कि क्या गलत है क्या सही है।
तो हमको जब ज्ञान है उसी को हम लोग करेगा, हमको रूल की जरूरत नहीं है। तो आत्मग्लानि मतलब हो गया कि आपकी अंतरात्मा यदि सही बोलता है तो आप सही हो। मैं यहाँ आया और आपको मैं बता रहा हूँ, मुझको लग रहा है कि मुझको बताना है, भले लोग 10 टोन उसमें नुकसान मतलब क्या आप रिसर्च नहीं कर सकते कि ये गलती बोला ये गलती बोला, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, मुझको अपने कोई आत्मग्लानि नहीं है, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मैं आपको बताऊँ। तो माय डियर फ्रेंड, काम करना है, काम ना करेंगे तो पहले तो भागवत गीता में लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो कर्मणा। नियतम ने जो आपका नियमित काम है वो करिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मणा। कर्म जायो ज्येष्ठ है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, अकर्मणा से काम न करने से हमेशा काम करना श्रेष्ठ होता है। काम करिए, क्योंकि काम करना काम न करने से हमेशा श्रेष्ठ होता है। और बाद में देखेंगे गलत हुआ कि सही हुआ, बाद में देखेंगे मालाफाइड है कि बोनाफाइड है। तो मैं आपके माध्यम से गुरु जी लोग आपको भी काम आएगा। एक मैं कहीं पढ़ा था कि जब झूठ सच में फर्क न हो, जब झूठ सच में फर्क न हो, तुम गलत सही में घिर जाओ, तुम नजर में अपनी गिर जाओ, इस बात पे थोड़ी देर तलक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहें, मुमकिन है हम तुम झूठ कहें, पर अंतर मन सच बोलेगा, पर अंतर मन सच बोलेगा। जब भी इस तरह का परिस्थिति आए, मेरी माँ ही बोलती थी। एक घटना है 2008 की, मैं कुछ फाइल घर पे लेके गया था और काफ़ी मोटा हो गया था फाइल, और काफ़ी दिन से दुविधा चल रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो घर ले गया, और जनरली देखिएगा आप शांति से काम करेंगे ना तो 10 घंटे वाला काम हो सकता है 2 घंटा में ख़त्म हो जाए। और सबसे बड़ा होता है क्या करना है, ये डिसीजन में ही आदमी का ज़्यादा टेंशन होता है और उसमें ही दुविधा में रहता है, जो मैं बता रहा था। तो माता जी देखी, अच्छा माता जी लोग का क्या है ना, भले माता जी लोग कम पढ़ी लिखी रहती हैं तो क्या है, लेकिन समझ आती है कि हाँ कुछ परेशानी है। तो रात को 10:30-11 बजे कुछ ऑब्जर्व की कि हाँ कुछ गड़बड़ है। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि क्या है, कुछ दिक्कत है क्या? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले कि नहीं कुछ और दिक्कत आ रहा है। मगर वो फाइल था उसका, वो अब छोड़ो। फिर थोड़ी देर बाद दूध गर्म करके लाई और रखी। बोली क्या कि कुछ ऐसा मत कर देना कि रात भर सो नहीं पाओ, मतलब कुछ ऐसा मत कर देना कि रात भर सो ना पाओ। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। उसके बाद मैंने 10 मिनट वही अंतरात्मा की आवाज़ सुना और हम लोगों ने डिसाइड किया और अगले दिन फाइल ले जा करके पता था कि बॉस भी एग्री कर गया, सब कुछ करके हमने कन्विंस कि हाँ ऐसा ऐसा है, और हम लोग इसको रिकॉर्ड कीजिए और काम करते हैं। मतलब आपको अंतरात्मा की आपको रात में नींद तभी अच्छी आएगी जब कोई ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं। कोई बॉस ने, मैं बताया आपको, सत्य को सत्य बोलने की हिम्मत रखो। कोई बॉस ऐसा बोल रहा है कि जो गलत काम है वो गलत को बोलने के लिए कर रहा है, आप हिम्मत रखो। देखिए कोई भी काम करना है कि गलत सही करना है। यदि काम करना है, मैं बॉस बता देता हूँ सर काम करना है ना, काम हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं किसी तरह से करेंगे। हर काम करने के 10 तरीके होते हैं, उसमें हो सकता है 9 तरीके गलत हों, लेकिन एक तरीका जरूर होता है सही हो। माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स आर देयर टू वर्क, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। काम करने के लिए नियम होता है, काम रोकने के लिए नहीं होता है। आप वो 10वां रास्ता खोजो और काम करके दिखाओ। तो ना बोल देना, चाहे टाल देना, ये तो कोई भी कर सकता है। आप में बाकी में यही अंतर है कि आपको काम करके दिखाना है कि कैसे काम होगा। वो 10वां रास्ता हम खोजेगा, जरूरत पड़ेगा तो बॉस से साइन कराएगा, जरूरत होगा तो रूल के बारे में और हम लोग रिसर्च करेगा, बाकी कहाँ हो रहा है क्यों हो रहा है उसको हम लोग राइटिंग में दिखेगा। और हमको काम करना है, नहीं काम करेंगे तो फिर काम रुक जाएगा।
डॉक्टर साहब ने जो डिसीजन लिया आपसे कंपेयर कीजिए, वो उन्होंने सही किया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख करके सोच समझ के, बस वही होता है कि मीटिंग में डिस्कस करने हुआ, ये सब लिख दिए होते तो ये सब कहानी नहीं आता, लिख देते तो हम आपको बता भी नहीं पाते इतना अच्छा से। तो आपको काम करना है, रूल्स आर देयर टू वर्क नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। तो आइए हम एक ये भी करें, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग को कि कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है और इस तरह से विजनरी डिसीजन और ग्रोथ, हमारा सक्सेस स्टोरी और ग्रोथ स्टोरी आप देखिएगा किस तरह से हम लोग डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा हर कोल इंडियन को चाहिए कि ही शुड नॉट रीड ओनली द लाइन, यू शुड नॉट रीड ओनली द लाइन, you read in between the line and even read beyond the line। वो लाइन में जो लिखा है खाली उसी पर मत जाओ यार, उसके अंदर पढ़ो क्या है, और समय ये है कि उसके बाहर भी पढ़ो, सोचो। आईआईटी के क्वेश्चन में और 12th के क्वेश्चन में क्या अंतर होता है? ये अंतर होता है। 12th का सीबीएसई बोर्ड में जानते हैं वही आता है जो लाइन में लिखा हुआ है, और जेई मेंस में देखिएगा आता है जो इन बिटवीन द लाइन लिखा हुआ है, और जेई एडवांस में आता है जो बियॉन्ड द लाइन लिखा हुआ है। आप अभी जस्ट पढ़ करके आए हैं, देखना कोई भी यदि आपको एग्जाम कंपटीशन निकालना है तो देखिएगा आपका मैनुअल एसओपी चाहे बुक कितनी ही पतली सी होती है, लेकिन उसको जितनी बार पढ़ोगे, जितना चिंतन, हमारे पापा बोलते थे मनन करो, चिंतन करो। हमारे समय में मोबाइल नहीं होता था तो हम लोग सोते समय उसको गुणन करते थे, मतलब तरह तरह का, और सब रिसर्च आता था कि नहीं ऐसा घुमा देगा तो क्या होगा। मैं आईआईटी वालों को पढ़ाता भी था, तो जब सोता था तो सपने में क्वेश्चन बनते थे, तो मेरा एक और फ्रेंड था, कोई लिख लिया करो, क्वेश्चन बनता था कि हाँ e टू द पावर x टू द पावर x पावर x, जो भी मेरी तरह से जो भी कहा है, तो इस तरह से सपने आते हैं। तो ज़माना आ गया कि हमको इस तरह से काम करना पड़ेगा, और हर आदमी काम करो। एक दिमाग में निकाल दो कि सरकारी नौकरी मिल गई तो आराम ही आराम है, सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है, इस धारणा में पूरा समाज चल रहा है। इस धारणा को मैं तोड़ रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए कि इस गलतफहमी में न रहें कि हमको सरकारी नौकरी मिल गई तो हमको आराम करने को मिला है। मैं बोलता हूँ ये आपको, मैंने बताया कि आप जीनियस हैं, आपके मम्मी पापा ने जो पढ़ाया, आपके गुरुजनों ने पढ़ाया, उसी पर अपनी एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब की जो भी नौकरी है, इतना कंपटीशन टफ है, इतना हार्ड सिचुएशन हो गया है कि जो जीनियस है, टॉपर है स्कूल कॉलेज का, मेहनती है, संघर्षवान है। संघर्षवान को मैं हमेशा बोलता हूँ कि उठो, फिर आप गिर जाओगे, फिर उठो। यदि आप एक बार असफल हुए और फिर आप उठ पाने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहला बात कि ऊंचा सोचो और डरो मत कि हम गिर जाएगा। डर है यदि गिर जाने का तो फिर शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। यदि आपको डर है तो फिर आप ऊंचाई पर नहीं जा सकते। तो आप डरो नहीं, निडर बनो और लड़ो। सफलता आएगी, असफल होंगे, उससे आप उसकी चिंता मत कीजिए। यदि पांडे साहब, यदि हम कहीं चल रहे हैं और खाली ठोकर को देखेंगे तो फिर हमको लक्ष्य नहीं दिखेगा। चॉइस इज योर्स। वो कंकड़ पत्थर ठोकर जो है उसको आप देखना चाहते हैं कि लक्ष्य को देखना चाहते हैं? कल एग्जाम में देखिएगा, आज रात में मच्छर काटता है तो पता नहीं चलता है। यदि लक्ष्य को आप देखिएगा तो ठोकर पता नहीं चलेगा। लगने दीजिए, कोई बात नहीं, हमको तुम्हारा जोश जुनून वहाँ है, मेरा ध्यान उधर है। ऐसा है तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। यदि आप ठोकर ही देखते रहेंगे तो ठोकर में ही रह जाएंगे, वो लक्ष्य फिर नहीं मिलने वाला है। तो हमें ऊंचा सोचना है, लंबा सोचना है, कंपनी के बारे में ऊंचा सोचना है। एक और मैंने
अपने कोल इंडिया को जो बोलता हूँ कि आप जेम हैं, आप जीनियस हैं, संघर्षवान हैं, चरित्रवान हैं। आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजनों ने अच्छा संस्कार दिया है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब में, चाहे पीएसयू में, चाहे कोल इंडिया में आप टॉपर थे, तभी आप आए। आप जेम हैं, आप कंपेयर करना खुद, उस इलाके का आप एसेट हैं। ऐसे जेम को, ऐसे बेटियों को, ऐसे बेटों को कोल इंडिया लकी है कि पाया है। कोल इंडिया, मैं बोलने में मुझको कोई संकोच नहीं है, कोल इंडिया लकी है कि आपके जैसे लोगों को पाया है। आप जेम हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरा एक काम कर दो, अपने जीवन का लक्ष्य ये कतई मत बनाना कि हम कुछ पैसा कमा लें या नेम एंड फेम कमा लें। आपका जीवन का लक्ष्य कतई नहीं होना चाहिए कि हम कुछ पैसा कमा लें, चाहे नेम एंड फेम होना चाहिए। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रिफॉर्म करना है। मेरा एकमात्र टारगेट होगा कि हमको परिवर्तन करना है। यदि हम गरीब घर के हैं तो हम उसको परिवर्तित करेगा और अमीरी में कन्वर्ट करेगा। किसी ने बोला था कि हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन यदि हमारा डेथ हुआ और हम गरीब घर में डेथ हो रहा मेरा, तो मेरा गुनाह है वो। यदि हमारे समाज की कुछ कुरीतियां हैं, ऐसे समाज में, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे सोसाइटी में आप जन्म लिए और उसको आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसी सोसाइटी में आप अपना एंड हो रहा है, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे जेब का कोई मतलब नहीं बनता है। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। कोल इंडिया लकी है कि आपके जैसे जेम को पाया है, और आप निडर बनिए, आप हिम्मती बनिए, आप संघर्षवान हैं। कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए। माय डियर फ्रेंड, कोल इंडिया में n नंबर ऑफ अच्छाइयाँ हैं। इन अच्छाइयों से टकराइए और उसको और अच्छा कीजिए। n नंबर ऑफ अच्छाइयाँ हैं, उस अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए। कोल इंडिया में n नंबर ऑफ बुराइयाँ हैं, n नंबर ऑफ लिगेसी बुराइयाँ हैं। उन बुराइयों से टकराइए। माय डियर फ्रेंड, आप जेम हैं, लीडर हैं, जीनियस हैं। आपका लक्ष्य है कि परिवर्तन करना है और आप लक्ष्य से अडिग नहीं हो सकते। तो हिम्मत है, तो परिवर्तन करने का जो आपका लक्ष्य है वो कोल इंडिया की बुराइयों के साथ टकराइए, उसको अच्छाइयों में कन्वर्ट कीजिए। मेरे सामने इतने जेम हैं और परिवर्तन कीजिए। कोल इंडिया में कई जगह देखिएगा निकम्मापन का माहौल है, लैक ऑफ वर्किंग कल्चर है, इनडिसिप्लिन है कई जगह। कहीं हम लोग इनडिसिजिव हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आईटी का यूज करें या कि किस तरह से हम काम करें। जिस तरह की कमी है, कहीं पर भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है, कहीं पर देखिएगा कि हमारा काम नहीं आगे बढ़ रहा है, कोई आदमी काम ही नहीं कर पा रहा, हमारा पड़ोसी नहीं काम कर पा रहा है, वहाँ इशू है। जिस तरह का भी कमी है उससे टकराइए, उसको गाइड कीजिए, उसको ट्रेंड कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उससे भिड़िए और उसको करिए। तो मेरा ये काम कर दो कि कोल इंडिया में जितनी लिगेसी बुराइयां हैं, जिस तरह की बुराइयां हैं, जिस तरह से हम लोग को गति नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह का हमको लक्ष्य चाहिए वहाँ तक हम लोग ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसमें साथ दो और उसको लेकर के आगे बढ़ो। ये लक्ष्य बनाओ। माय डियर फ्रेंड, साथ में मैं ये भी ऐड कर दूं कि आपके कंपनी में n नंबर ऑफ लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे नहीं कि आप आकर के उनको रोक टोक करो, चाहे उनसे पूछो, चाहे आप आगे बढ़ के कुछ करो। ऐसे लोगों को मैं मोटा भाई बोलता हूँ। हर कंपनी में होता है। कोई जरूरी खाली बॉस हो, बॉस भी हो सकता है, सुपर बॉस भी हो सकता है, चाहे हमारा कोई कलीग भी हो सकता है, चाहे नीचे वाला भी हो सकता है। वो नहीं चाहता है कि आप आकर के यहाँ कुछ परिवर्तन कीजिए, जैसा है उसे चलने दो। आप डरो नहीं। भ्रष्टाचार की जब बात आए, करप्शन वाली बात आए, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड, PI-DPI रिजोल्यूशन के माध्यम से ऐसे मोटी चमड़ी वालों के अगेंस्ट में कंप्लेन करो। बोले भरपूर कोशिश करो उसको रोक टोक करके सुधारने का। नहीं सुधरता है तो बहुत से कंप्लेन करो।
तभी नहीं सुधरता है। तो पीआई रेजोल्यूशन गूगल बाबा में सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कंप्लेन करता है उसके बारे में पता नहीं चलता है। सीधे सेक्रेटरी सीवीसी को एड्रेस किया जाता है और टॉप सीक्रेट होता है। तो पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से ऐसे लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेन करो, और बहुत ही क्विक और बहुत ही सीवियर एक्शन होता है ऐसे केसेज में। और सीवियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आदमी कंप्लेन करता है ना, बिल्कुल उसका पड़ोसी, चाहे उसका कलीग, चाहे उसका स्टेनो बाबू, चाहे उसका बॉस, वही कंप्लेन करता है। क्योंकि टॉप सीक्रेट होता है तो पता नहीं चलता है किसी को। इवन हमको पता भी चल जाता है तो हम लोग किसी को और टॉप सीक्रेट रखते हैं। सामने वाले को मैं बोलता हूँ, यदि जिसने कंप्लेन किया, मान लो कुछ एक्शन हुआ उसका, तो आपको भी शाबाशी लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने कंप्लेन किया तो है, क्योंकि आपको भी हेल्प करना है गवर्नमेंट को कि हमारे आपके आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए। तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लगा देता है कि वो साहब को नहीं पता है कब साइन किया, और हमारे पास लगा हुआ पहुँचा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, पीडीपी का मैं जितना प्रचार करता हूँ उतना ही ये जो मोटी चमड़ी वाले हैं उनके अंदर दहशत फैल जाता है। हम लोग बच्चे थे तो हनुमान चालीसा का लाइन सुनाते थे ना, महावीर भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो जब जब मैं अपने लोगों को पीडीपी के बारे में बताता हूँ, वो भ्रष्टाचारियों में खंडोली मच जाती है। माय डियर फ्रेंड, यही एक्चुअल दीपक का काम है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर हम पीडीपी का यूज नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोटी चमड़ी का उसका घना इतना अंधेरा है, इतना मोटी चमड़ी उसकी है। तो पीडीपी का यूज करना है, कोई संकोच नहीं करना है। और पीडीपी का कोई जरूरी नहीं कि आप यूज करें, आपके घर वाले भी, आपका पड़ोसी भी, चाय वाले भी, रिक्शा वाले भी, कोई भी पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से कंप्लेन कर सकता है। वो सीबीसी में दिया जाता है। बाकी वो कंप्लेन आप ड्राफ्ट कीजिए, एक जगह खाली नाम, सिग्नेचर और फ़ोन नंबर, एड्रेस दीजिए, उसके एनवेलप पर नहीं देना होता है। उसका रूल पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है, और पिछले 3 साल 3.5 साल से मैं खूब प्रचार प्रसार किया। माय डियर फ्रेंड, पीडीपी का यूज करना है और कोल इंडिया में चेंजेज लाना है, हमको आगे बढ़ना है। एक और आपको मैं बता दूं कि कोल इंडिया में टोटल 9 CBOs हैं। सबके सब CBO क्लास 1 ऑफिसर हैं, यूपीएससी से सिलेक्टेड हैं। सारे के सारे सीबीसी से डायरेक्टली अपॉइंटेड हैं, मैंने आपके जैसे OBGM हैं। हमारे पास मोर देन 150 बिल्कुल जीनियस जेम विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल आपके जैसे, आप ही हैं। यानी 150 से ज़्यादा विजिलेंस ऑफिसर्स, 9 CBOs, ये जो यूनिटी एक साथ है, ये सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि कोल इंडिया की विजिलेंस टीम, विजिलेंस सेटअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह का हम लोग काम किए हैं, कुछ काम पांडे साहब ने बताया, हम लोगों ने प्रोएक्टिव विजिलेंस में काम किया, हमने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे खूब काम किया, हम लोग पनिटिव विजिलेंस पे भी हमको काम करना पड़ रहा है, मजबूरी है। हमने जो मिशन लिया कि हम हर कोल इंडियन के अंदर ये आशा जगाए कि आप खुद ही विजिलेंस ऑफिसर हैं, आपको विजिलेंस से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आज की डेट में अराउंड 2.2 लाख विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, हर कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। और मैं बोलता हूँ, जब आप खुद विजिलेंस ऑफिसर रहेंगे तो खुद सतर्क रहेंगे, अपने कलीग को सतर्क रखेंगे। ऐसे देखिएगा पूरा सेक्शन, पूरा डिपार्टमेंट वो सतर्क हो जाएगा, पूरा एरिया वो सतर्क हो जाएगा, पूरा सब्सिडी सतर्क होगा, ऐसे ही CIA सतर्क हो जाएगा। तो इस मिशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं कि हर आदमी विजिलेंस ऑफिसर है, हर आदमी दीपक है। और दीपक, यदि एक छोटा सा दीपक अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, जो कल्चर है, हमने एक अकेला अपने जुगनू पूर्वजों से ही सब सीखा है। अंधकार हर लेता है। एक छोटा था यदि जुगनू, पूरा अंधेरा यदि है तो एक जुगनू भी होता है तो पता चल जाता है कि नहीं होता है। एक जुगनू यदि अंधकार को हर सकता है, आप तो दीपक हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको दीपक बनना है। फिर मैं बोलता हूँ काम करना है। दीपक से कंपेयर करूँ तो जलता हुआ दीपक बनना है। बुझता हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक
वो कोई लाइक नहीं करता है। इवन पूजा के थाली में यदि आप 10 तो दीपक रखिएगा, जो दीपक बुझ जाता है ना उसको लोग निकाल कर बाहर रख देता है। वो पूजा के थाली में भी नहीं रखता है, देवता के पास भी नहीं चलता, उसको निकाल के फेंकता है, वही दूर फेंक देता है। मतलब आप दीपक बनिए और जलता हुआ दीपक बनिए। बॉस कोई काम पकड़ाया, आप मत कीजिए, आप बुझा हुआ दीपक है, नहीं करेंगे। 1-2 बार बताइएगा, बॉस बताएगा 2-3 बार आपके, उससे ज़्यादा फिर नहीं बताएगा। फिर आपको बता देगा कि तो आदमी बुझा हुआ है, किसी काम का है नहीं, कुछ करता उरता नहीं है, तो इसको निकम्मा बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये अपने दिमाग में लगाओ कि आज कभी ऐसा वाला हमको तगमा नहीं मिले कि हमको बॉस चाहे कलीग हमारे बोले कि तो निकम्मा है। यानी हमको बुझा हुआ दीपक कभी नहीं बनना है, हमको हमेशा जलता हुआ दीपक बनना है। और अभी जो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ हमेशा बड़ा सोचो। जिस तरह से ग्लोबल स्थिति है, कभी गैस की क्राइसिस, तो कभी पेट्रोल की क्राइसिस, कभी किसी तरह का दिक्कत, कभी कहीं दिक्कत, कहीं कुछ तरह से, तो हमेशा आदमी को इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, अपने हिसाब से तैयार कर रखना पड़ा चाहिए। और बहादुर इसी को बोलते हैं कि यदि उस घटना से, उस अपॉर्चुनिटी से अपना कुछ डेवलपमेंट का रास्ता सोच सके, उसी को बोलते हैं हम लोग विजनरी लीडरशिप। मैं कोल इंडिया का आप चेयरमैन साहब का 26 जनवरी का स्पीच सुनिएगा। उन्होंने बोला था कि कोल इंडिया एक बड़ा पत्थर होगा, उसके साथ और छोटा छोटा पत्थर मिलकर के हम बड़ा रॉक बनाएंगे, और कोल इंडिया बड़ा रॉक, बाकी छोटे माइनिंग वालों को पकड़ करके हम लोग एक साथ काम करें कि कुछ और अलग तरह का हम सोच सकें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आप कंपेयर कीजिएगा, सिचुएशन जो बनी 1936 के बाद, उसके हिसाब से जैसा वर्ल्ड वार फिर शुरू हुआ, फिर उसके बाद बाकी कैसे हम अपने सिचुएशन के हिसाब से अंग्रेज़ों का भगाएं। अकेला हुआ आदमी, इसलिए हमेशा बोलता है लीडर बनो तो सुभाष चंद्र बोस के जैसे बनो। नेताजी, उनका नाम ही ना पड़ा था नेताजी। नेताजी नाम कौन दिया था? हिटलर ने दिया था। हिटलर ने उनको बोला था नेताजी। हिटलर के पास गए कि आपने जो हमारे अंग्रेज की तरफ से जो लड़ रहे हैं, जिसको आपने बंदी बना के दिया, वो हमको दीजिए। तो बोले कि तो सब तुम्हारा देश का साथ गद्दारी कर रहा है, मतलब तुम्हारा वो अंग्रेजों की तरफ लड़ रहा है, लेके क्या करेगा तुम? तो अंग्रेजों की तरफ से, चूँकि हम लोग गुलाम थे, तो अंग्रेजों की तरफ से हमारे लोग जाकर लड़ते थे। उसमें कुछ लोगों को जो, मतलब जब हराया हिटलर ने, तो कुछ लोगों को अपने पास बंदी बना कर रखा था, बहुत लाखों में थे। बोले इनको लेके क्या करेगा, ये तो ऐसे ही है, बेकार है। बोले नहीं, हमको आप दीजिए, मैं उनको जाके वो बताए कि ये तो हिटलर के साथ था कि मार देगा। वो बोले कि तुम्हारे देश को अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, उनके तरफ से, तुम उनके देश की तरफ से लड़ने आए हो, तुमको अपने भारत माता से प्यार नहीं है क्या? उसके अंदर देश प्रेम उन्होंने जगाया। तुमने तुम ऐसे ही मर जाओगे, कम से कम कुछ तो करो अपने। तो उसको अंदर देशभक्ति जो जगाई, और जो जोश आया उनके अंदर। नेताजी ने, इनके जब हिटलर ने देखा कि वो आदमी कल तक जो मरे पड़े थे, अंग्रेज़ों का गुणगान गा रहे थे, अंग्रेजों से, आज पूरा एकदम बिल्कुल अलग तरह का जोश जुनून आ गया। अब उन्होंने उसको बताया उन लोगों को कि इनके ट्रेनिंग नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग दिलवाए। ट्रेनिंग जापान की तरफ से उसे ट्रेनिंग हुआ, उसको पढ़ना इस समय कैसे उन्होंने लीडरशिप क्या किया था। फिर उन्हीं लोगों के अंदर देशभक्ति जगा के, मात्र अपने देश के प्रति अपना प्रेम दिखा करके, और आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने बनाया। और आज़ाद हिंद फौज का आप कंपेयर करना माय डियर फ्रेंड, अराउंड 60,000 का फुल्ली डिवोटेड थे, अपना खून जान सब कुछ देने को तैयार थे। इवन हम लोग जब बच्चे थे तो सोचते थे कि बिना मारपीट का कुछ नहीं होने वाला है, तो जो इस तरह से मिले हमको तो उसको मारना शुरू करो। तो बिल्कुल उनके दिमाग में ये था कि इनको मारे बिना नहीं होने वाला है, इनको मारना पड़ेगा, बहुत हो गया, एक गाल दो तो दूसरा गाल, एक गाल पर मारेंगे दूसरा गाल को दे दो, बहुत हो गया। तो मारपीट वाला उन्होंने खूंखार वाला किया है। माय डियर फ्रेंड, उसी तरह से मेरी भी नौकरी जो है, आपकी भी जो है, हमेशा देखिएगा खाली अहिंसा से नहीं काम चलता है। कई बार हमको तलवार उठाना पड़ता है। जो जैसा हो, फिर से मैं जब बताऊँ
मैं जब पांडे साहब जब 3 महीना पहले मैं हमेशा बोलता था राम बनो, राम मन आदर्श बनो, आचरण लेके मतलब राम का कर्तव्य पे चलना है, राम के जैसे मर्यादा पालन करना है, सत्य पथ पे चलना है। तो मैं राम फिर देखा कि ये तो बड़ा दिक्कत है, दुराचारी ऐसा है कि कहीं ना कहीं से वरदान प्राप्त है उसको। देखिएगा मोटी चमड़ी वाला होता है ना, उसको कहीं ना कहीं से वरदान प्राप्त होता है। नहीं हंसने की बात है, सत्य है। आप भी तो काम कर चुके हैं, जो भी आप ज्वाइन किए हैं इनको भी कुछ पता चले गया होगा। किसी को बहुत बहुत लाइक करता है, कोई आदमी को वहां का लोकल सोसाइटी रखा हुआ उसका कुछ नहीं। सामने वाले को मैं बोलता हूँ, माय डियर फ्रेंड, रावण को भगवान शंकर का वरदान था ना, रावण को भगवान शंकर का वरदान था, फिर उसको मारे राम, मर्यादा को लेकर चलते रहे। फिर मैं देखा कि हमारे सिचुएशन इस तरह के है, मोटी चमड़ी वाले ऐसे हैं कि खाली वो आदर्श और मर्यादा को पालन करते रहेंगे, रूल्स रेगुलेशन पालन करते रहेंगे, तो उसको ऐसे ऐसे वरदान है कि मार नहीं पाएंगे। तब मैंने बोलना शुरू किया, पांडे साहब, कि राम मत बनो, कृष्ण बनो, भगवान श्री कृष्ण बनना है, राम नहीं बनना है। मतलब यदि उनको द्रोणाचार्य को मारना है, भले उनको अर्धसत्य बोलना हो, शंख बजाना हो कि अस्वस्थामा हतो या नरो या कुंजरो, मतलब ऐसा उन्होंने बोला, फिर शंख बजा दिया उन्होंने, मैंने छल वहां पर किया। युधिष्ठिर जो कुछ नहीं बोलते थे, कभी असत्य नहीं बोलते थे, तो बोले ठीक है सत्य बोलो। मैंने एक अस्थामा नाम का हाथी को मारा गया और उनको बोला कि यही सत्य है ना कि अस्थामा नाम का अस्थामा मरा, लेकिन वो आदमी नहीं था, हाथी था, यही बोलना था। ये बोले कोई खराबी नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, युधिष्ठिर तो छल में भाग तो लिए, वो अलग कहानी कोई बताएंगे, वो अलग कहानी है, लेकिन ये बोलने को तैयार हो गया कि ठीक है सत्य है, मैं सत्य बोलूँगा। अश्वत्थामा मारा गया, ये सुने पूरा द्रोणाचार्य, लेकिन हाथी नहीं, आदमी नहीं, हाथी था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया जोर से, वो सुन नहीं पाए। और उनको वरदान था द्रोणाचार्य को कि जब तक उनके हाथ में हथियार, हाथ में हथियार मतलब होता है मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब ऐसे लोगों का ना हाथ में हथियार नहीं रहता है, मेंटली यदि स्ट्रेंथ है तो उसको आप हरा नहीं सकते। मतलब मेंटली वो है कि हमको जिंदा रहना है, हमारा ताकत है, तो उसको आप हरा नहीं सकते उसको। मतलब मेंटली भी यदि मेंटली ही, तो उन्होंने उस समय हुआ कि यदि बेटा नहीं रहा तो फिर मेरे को जीने से कोई मतलब नहीं बनता है। कई बार देखना कि हम IIT क्वालिफाई नहीं किया तो मेरा कोई जीने का कोई मतलब नहीं बनता है, लोग हतोत्साहित हो जाता है। वो यदि पूरा सत्य सुनते तो ये हालत नहीं आती। और वही हतोत्साहित वाला क्षण था जब उसको मारा जा सकता था। तो इसके पहले कि कुछ और बात हो, भगवान श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को बोला कि मार दो, नहीं तो बाद में पता नहीं क्या होगा, और तुरंत मार दिया उनको। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह का, उनको आजीवन जिंदगी का था, उनको लेकिन था कि हम किसी महिला के ऊपर शस्त्र नहीं उठाया गया, तो शिखंडी को सामने लाया गया। वो कृष्ण नहीं कर सकता है, वो राम इतना नहीं सोचता है। कर्ण का पहिया फंस जाता है और वो युद्ध से नीचे उतर गए हैं, अपने रथ को धकेल रहे हैं। अब अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण की मारो, तो बोला नहीं वो तो नीचे है, बोला नहीं कुछ नहीं, वो बहुत रूल कानून पढ़ेगा ना, तो फिर वो जहाँ शस्त्र उठाएगा ऊपर आ जाएगा तो मार नहीं पाएगा। अपोज करते रहे अर्जुन, फिर बोले कि नहीं नहीं ये कहाँ, मतलब बाकी उन्होंने कहानी सुनाया कि जब तुम्हारा रूल पढ़ने की बात है तो कहाँ था, जब भी हो, फिर उनको मारे। यानी भगवान श्री कृष्ण बनो, जैसे हमारा अधर्मी मरता है उसको मारो। ये बात जब मैं कहीं सुना रहा था तो एक मेरा फ्रेंड बोला कि नहीं तुम राम को क्यों ऐसा मानते हो? त्रिपाठी साहब, राम को भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। राम ने भी जिस तरह से उस पापी का नाश हो सकता है उन्होंने किया। बाली का सुनिएगा, बाली को आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसके साथ वो लड़ने जाएगा उसका आधा ताकत उसको मिल जाएगा। अब वो जब आधा जिससे लड़ने जा रहा है उसका आधा ताकत मिल जाएगा, प्लस अपना हाथ, हमेशा वो जीत जाएगा उससे, वो नहीं जिंदगी में कभी हारेगा ही नहीं। तो बाली को भगवान श्री राम ने छुप के मारा था।
क्योंकि छुप के नहीं मारेंगे तो मरेगा नहीं। तो ये रामत्व है। यानी अधर्मी, माय डियर फ्रेंड, जो अधर्मी है उसको पता नहीं किस तरह का आशीर्वाद प्राप्त है, उसको लेके हम खत्म करेगा, ऐसा अपना जीवन बनाएगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन में रामत्व उतारो, यही धर्म है। जीवन में रामत्व उतारो, यही धर्म है। हर बाली को छुप कर मारो, यही धर्म है। हर बाली को छुप कर मारो, यही धर्म है। और नैतिकता के चक्कर में पड़कर मत मरना। नैतिकता के चक्कर में पड़कर मत मरना। दुर्योधन का जांघा तोड़ो, यही धर्म है। दुर्योधन का जांघा तोड़ो, यही धर्म है। यानी धर्म यही है कि हम कैसे उसको डिफीट करेंगे। पाकिस्तान के साथ जब वो पिछले साल मई में जो सो कॉल्ड वार हुआ था, एक साथ इतना न ज़्यादा उसने ड्रोन भेजा। वो मतलब मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ अपने आर्मी के टीम को, और चाहे वायुसेना हो, चाहे हमारे जल सेना हो या थल सेना हो, उनको ये पता था। तो वो ड्रोन को मारने के लिए हमारा छोटा वाला गन भी काफ़ी है। वो जो अग्निवीर वाले हैं उनको हर झाड़ी और हर जगह लगा दिया, तो उन्होंने कहा इसको लेकर मारना है। और उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देखिएगा कि अभी जो ईरान परेशान करके रखा लोगों को, वो हमारा वो छोटा लाइट गन, मशीन गन से उससे मार दिया, उनको हवा में डाल दिया। जैसा उनका टेक्निक होगा उसको हमने मारा। हमारे यहाँ यदि कोई आदमी है उसको पता चला इस तरह का है, तो हम कैसे उसको सामना करेंगे। यदि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो हम कौन सा टेक्नोलॉजी, कोई जरूरी नहीं कि उसमें खाली जाए, कौन सा टेक्नोलॉजी आए कि हम आगे बढ़ सके। देखिएगा, कोई भी आप नया रूल बनाइएगा जो एंटी सोशल हैं, जो मोटी चमड़ी वाले हैं, उसका कुछ न कुछ उसका काट खोल जाते हैं। तो उसके पीछे पड़ो। खाली वो रूल्स में बोलता हूँ, खाली नैतिकता के चक्कर में जान नहीं देना है। जिससे खत्म होगा हम खत्म करेगा। मैं बीइंग सीबीओ बात बता रहा हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि ऐसे मोटी चमड़ी वालों को हटाना है। एकमात्र लक्ष्य है कि हम कैसे कंपनी को आगे बढ़ाएं। इतना खतरा होने के बाद भी, निगेटिव मार्केट कंडीशन होने के बाद भी सिम्पीडीआई ने अपना आईपीओ लिस्टिंग कराया। लड़े, देखे कि नहीं, हम यदि रहेंगे तो पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट निगेटिव मैसेज आएगा पूरे हिंदुस्तान के बारे में। और लोगों ने भरोसा किया। तो हमें देश के लिए, कंपनी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, चाहे खुद के लिए कैसे हम आगे बढ़ेगा, वो सब काम करेगा। डरेगा नहीं, हिम्मत लेकर जो रूल है उसके हिसाब से खोजेगा, उसको लेके जाएगा। एक और, जब मैं बिहार का हूँ, हमारे समय में खूब नकल होता था। जो नकल करके पास होता था वो पास भले कुछ भी हो जाए। मेरा एक गांव का लड़का है, वो उसको 89% मार्क्स था, तो उसके पिताजी को बोर्ड में क्लर्क थे, बहुत मार्क्स था, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर था वो। तो नकल करके या किसी और के बहाने पाओ, कुछ भी मार्क्स होगा, किसी से मतलब नहीं, वो तो नकली है। पीतल को खूब चमकाइए, वो कुंदन नहीं बनने वाला, सोना नहीं बनने वाला है। वैसे ही बेईमानी का फर्स्ट डिवीज़न हो, वो ईमानदारी का थर्ड डिवीज़न अच्छा है। ईमानदारी का थर्ड डिवीज़न बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू बेईमानी का फर्स्ट डिवीज़न से। वो डिवीज़न हमको नहीं चाहिए। जब एक्चुअल जहाँ खारा उतरना, जहाँ पर स्ट्रगल होगा, देखिएगा वो फर्स्ट डिवीज़न फेल कर जाएगा। कोई आदमी गलत माध्यम से कुछ कर रहा है तो आप देखिएगा वहाँ जब आप जाएंगे तो सामने नज़र नहीं बुला पाएगा। कोई बोलता है कि सर जो भ्रष्टाचारी होता है ना, उसको पूरा दुनिया रिस्पेक्ट करती है। बोला नहीं, ये ध्यान में मत रखो। वो आदमी खुद ही सबसे दुखी आदमी जो धरती पर है तो भ्रष्टाचारी ही है। कोई पैसा कहीं से बनाया उसको हमारी सोसाइटी के लोग रिस्पेक्ट के धारणा से देख रहे हैं। ये कि अलग तरह का धारणा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कुंदन कुंदन ही रहेगा, पीतल को चमकने से कुछ नहीं होने वाला है। नकली नकली रहेगा। तो कितना भी चमकेगा पीतल, नकली तो नकली रहेगा।
कोई भी पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से कंप्लेन कर सकता है। वही असली तो सीबीसी में दिया था, बाकी वो कंप्लेन आप माफ की। उसका ही जग में नाम होगा। आज के डेट में कोल इंडिया की हालत ऐसी हो गई है कि यदि हम पूरी तरह से सब मिल करके आगे जोड़ न लगाएं तो वैश्विक कंडीशन को लेकर के, चाहे हमारा जो कंपटीशन को लेकर के आ रहा है, चाहे वो हमारा है, तो हर आदमी को जोड़ लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग डिजायर्ड लेवल तक जो हमारा मिशन है, मिशन 2047 का, वो पूरा कर पाएंगे। मानता हूँ कि हमेशा ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल है, आदमी गिरता है उठता है, लेकिन यदि आपका लक्ष्य पर ध्यान है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बॉस का आपने स्पीच सुना होगा, एक सब लोग सुने। ये हमने 13 जनवरी को कोल इंडिया हेडक्वार्टर में हम लोग का विजिलेंस का कंक्लूडिंग सेरेमनी था, उसमें बॉस का स्पीच 13 मिनट का है, वो कोल इंडिया के यूट्यूब लाइव पर अवेलेबल है, आप लोग उसको ज़रूर सुने। उसमें बहुत कुछ बताए थे साहब। ये मैंने चूँकि विजिलेंस से रिलेटेड था तो मैंने आपको कोशिश करता हूँ कि हर कोल इंडियंस तक ये पहुँचे। बॉस ने ये जोड़ दिया है कि खाली हमको विजिलेंस वाला इशू को ही नहीं देखना है, हमको ऐसे लोगों को भी देखना है जो बैठ करके टाइम पास कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, या जो हमारा डिजायर्ड स्पीड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी जो खाली करप्शन कर रहा है उसको नहीं, ऐसे हो सकता है कोई मालाफाइड ना हो, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, तनख्वाह पूरा ले जाते हैं। कुछ नहीं करेगा, रांची में पोस्टिंग बनी रहे, इसके लिए पूरा जी जान लगा कर रखेगा। तो चेयरमैन साहब का स्पीच सुनिएगा, उन्होंने बोला था कि जो स्लो मूवर हैं, जो हमारे कंपनी में जहाँ हमारे जो परिवर्तन को, जो मैंने आपको बताया परिवर्तन आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो परिवर्तन को रेसिस्ट करते हैं, चाहते नहीं कि परिवर्तन हो, जिसका लक्ष्य कंपनी के लक्ष्य से अलग है। किसी ने हमको बोला कि बॉस मेरा बहुत अच्छा है, हमने ऐसा है कि कोई बॉस अच्छा नहीं होता है, कोई बॉस बुरा नहीं होता है। ये आप नोट करके रखना। यदि आपका लक्ष्य, आपका बॉस का लक्ष्य और आपके कंपनी का लक्ष्य तीनों एक है, तो वो कंपनी भी अच्छी होगी, आप भी अच्छे होंगे, बॉस भी अच्छा होगा और आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन किसी का भी लक्ष्य यदि इधर उधर हुआ, फिर देखिएगा कि आपकी जीवन नरक हो जाएगी। तो आप अपना लक्ष्य बनाइए जो कंपनी का लक्ष्य है। आपके बॉस का यदि लक्ष्य इधर उधर जा रहा है, तो मैं हमेशा बोलता हूं बॉस नहीं करेगा तो बॉस का बॉस काम करेगा, हम उतना आगे सोचेगा और उस तरह से काम कराएगा। तो आप वहां जाकर के कन्विंस कीजिए, बताइए, रोक टोक कीजिए कि सर इस तरह से नहीं होगा, ऐसे होगा। तो बॉस अच्छा बुरा वही होता है। यदि बॉस का लक्ष्य कंपनी का लक्ष्य का अलग है तो आपको रोक टोक करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको पीडीपी का भी यूज करना पड़ेगा। पूरा टीम लेकर के काम करना है, आपको पूरा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य यदि हासिल करना है। माय डियर फ्रेंड, रतन टाटा बोलते थे कि यदि आपको तेज चलना है तो अकेले चलो, यदि आपको तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन आपको ऊंचा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, आपका बड़ा मिशन में आप मोड में है, तो आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। यानी आप, आपका टीम, आपके जूनियर, आपके सीनियर, आपके बॉस, सबको लेकर के उस कंपनी के गोल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी आती है। तो आइए हम इस माहौल को बनाएं, इस मिशन को बनाएं। एक और देखिएगा, कहीं पर भी निगेटिविटी है, नीचे हो चाहे ऊपर हो, आपके रोक टोक में, आपके कन्विंस में आप लीडिंग रोल तो लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे, इवन कांग्रेस में इंटरनल डिस्प्यूट बहुत सारे आए थे, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने कन्विंस किया, कुछ नहीं कन्विंस किया था, आइसोलेट किया, लेकिन वो काम किए। उनका अपना जो टारगेट था, मिशन था, वो लेकर चले। तो हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना है, हमको अपने लक्ष्य को साथ लेकर चलना है। चेयरमैन साहब का ये भी बताया है कि यदि उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल और कंपनी का गोल उसका सेम अलाइन नहीं है,
तो ऐसे आदमी को जो, और उन्होंने बताया कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ऐसे लोगों को तेज झटका देने की जरूरत है, रेदर और तेज देने की झटका है। ये चेयरमैन CIL ने ऐसे लोगों पर वार किया है जो मतलब जिसको मैं बोलता हूँ कि जिसको चेंज करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इस माहौल को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को आइए मिल करके सिस्टम से सुधारें, सिस्टम से निकालें या सुधारें। आइदर ट्रांसफॉर्म देम और टू रिमूव देम। या तो हम रहेगा तो उसको रहने नहीं देगा, या तो हम रहेगा तो उसको इसे चेंज करके देगा। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट वे में सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, आपको लगता होगा कि ये काम आपका नहीं है, यही तो काम है आपका, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको वहीं तक पहुंचना है, सबके साथ ही पहुंचना है। आपके काम में यदि कोई बाधा दे रहा है तो ऑब्वियस है कि आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग उसको भी लेकर चलें। एक और है, ये पूरा आप YouTube में देख सकते हैं। जो काम करता है, मैं बताया, वही गलती करता है। हमारे पांडे साहब, हमारे घर में 2 पंखा है, जो हॉल में जहाँ मैं जनरली बैठता हूँ पंखा हमेशा चलता रहता है, और दूसरा वाला कम चलता है, हमेशा वो साफ़ सुथरा रहता है, एकदम नया चमकता है। एक बार कोई गया मेरे से मिलने के लिए, तो देखा कि रे तो पंखा गंदा है, आवाज़ भी कर रहा है। तो बोले कि ऐसा बड़े साहब, वो जैसे साफ़ सुथरा चमक रहा है ना, इस पंखे को वैसे ही साफ़ सुथरा चमका कर रखिए। अब उनको मैं कैसे बताऊं, यही पंखा है जो रोज़ चलता है, यही काम करता है, और वही पंखा बात भी सुना रहा है, अभी से वही कमेंट करवाया, वही आवाज़ भी निकाल रहा है। तो मेरे बोलने का पर्पस ये है कि जो काम करता है वही गलती करता है, उसी पे 10 तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, उसी के बारे में लोग कमेंट भी करता है। जो निकम्मा है उसको तो कोई पूछने भी नहीं जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ, चलता हुआ पंखा बन रहा है। एक बार चाणक्य की किताब में उन्होंने लिखा है कि मछली जल के अंदर अपना काम कर रही है, डेली रूटीन जो भी उसका है, और कब पानी पी ले ये देखना बहुत ही, ये जानना, ये अंदाज़ा लगाना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैं इसको कंपेयर किया, विजिलेंस डिपार्टमेंट की नौकरी क्या है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का नौकरी है, हमारा जो ड्यूटी है कि ये पूरा तालाब, बड़ा सा तालाब है, उसमें लाखों मछलियाँ हैं, उस मछलियों को ऑब्जर्व करते रहना कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। आप समझ लीजिए कितना टफ ड्यूटी है हमारा। ये जब मैंने चाणक्य वाला कहानी पढ़ा तो मैं अपने सारे CBOs के साथ बैठा, इन लोगों के साथ मीटिंग की, अपने विजिलेंस ऑफिसर के साथ। बड़ा दिक्कत है जी, कैसे हम लोग अपना काम कर पाएंगे, कौन मछली कहाँ पानी पी ले रही है, कोई पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यानी इतना बड़ा माइन, इतने लोग, सबके सब सेंसिटिव काम कर रहे हैं, सबके सब फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हैं, सब लोग सबका अपना कुछ न कुछ काम कर रहा है सेंसिटिव का। कौन कहाँ गलती कर रहा है, कौन कहाँ अपना गेम खेल रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। हम लोग सब रिसर्च किए और ये कंक्लूजन में पहुँचे कि हम ऐसे मछली को तलाश करें, ऐसे मछली को हम तलाश करें जो केवल पानी पीती हो, चाहे तालाब को गंदा करती हो। आपके सोसाइटी में देखिएगा, आपके कंपनी में देखिएगा, ऐसे बहुत लोग हैं जो बाकी कोई काम नहीं करेगा, खाली दिन रात पानी पीता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, तो पता लगा तालाब को ही, कंपनी को ही गंदा कर देगा। और हम लोगों ने ये मिशन लगाया कि उसको खाली ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे मछली को तालाब से खाली बाहर निकाल के फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसको ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है कि अपना काम भी करें और हम काम भी करें और कुछ गलती ना हो, ये इम्पॉसिबल है। तभी होगा उस मछली का कि पानी नहीं पी पाएगी। मैंने बताया कि मैं खुद मछली बन जाता हूँ और पानी के अंदर चला जाता हूँ। क्या मैं
रोक पाऊंगा अपने आप को? तभी पॉसिबल है जो मछली पानी से बाहर रहे। यानी कोई काम नहीं कीजिएगा आप तभी बच पाइएगा, लेकिन कोई काम नहीं कीजिएगा, कंफर्ट जोन में रहिएगा, चाहे अपना कुछ और मॉडिफाइड इंटेंशन रखिएगा, तो आप बॉस का स्टेटमेंट सुन लिए कि यदि हमारा मिशन इस तरह से है कि हमको ऐसे काम करना है, और आपको भी, आप बॉस कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम बोले चाहे नहीं बोले, आपको भी लगता है कि हमको काम करने के लिए बना हुआ, हम काम नहीं करेंगे तो सैलरी लेने का भी मतलब नहीं बनता है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य मतलब नहीं बनता है। यदि जन्म लिए है तो कुछ करके जाए, कुछ ऐसा काम करें जो अपने बच्चों को बताएं, आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो आइए हम लोग कुछ पॉजिटिव वे में काम करें। एक और हमारा ये लेक्चर का टाइटल दिया हुआ है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म। रिफॉर्म का जो भी हमारा एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन है, जैसे हम लोग SOP को बुक करते हैं, या जो मैंने आपको बताया कि आपके रहने से यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है तो आपका रहना सार्थक है। जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें हम कुछ रिफॉर्म करें, ओल्ड रूल्स जो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है उसको हटाएं, नए रूल को और अपडेट करें। कुछ ऐसा है जिसको मॉडिफाइड कुछ इंटेंशन से कुछ लोग रूल को मिसयूज कर रहा है, उस रूल को हटाएं। ये हो गया हमारा कंपनी का रूल्स रेगुलेशन इतना अच्छा हो कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लाइफ और इम्प्रूव कर जाए, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। विजिलेंस डिपार्टमेंट 90% मेहनत करता है सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी केस यदि पकड़े, कोई फाइल यदि लिए, चाहे कहीं पर स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर ये ठीक है, ये है यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, और ये इशू है जहाँ पर लोगों ने गलतियाँ किया है, अच्छा इस रूल को लोग मिसयूज कर रहे हैं। IT में देखिएगा बहुत लोग क्या करता है, टेम्परिंग कर लेता है IT का, तो उसको कैसे और अच्छा से इम्प्रूव करें। पर एनालॉग टाइप था, अभी डिजिटल कर दिए, वेब्रिज का डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम ना पढ़ाते रहे। कोई रूल में कहीं कुछ मिसयूज हो रहा है, चाहे कुछ टाइम लग रहा है, तो उसको रिफॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, रिफॉर्म के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको आगे आना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि वर्क फॉर रूल एंड वर्क एज रूल। माय डियर फ्रेंड, बीइंग CBO मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको जो काम करना है उसके हिसाब से आप रूल बना लीजिए। आपका किसी माइंड में कुछ n नंबर ऑफ इशूज है, तो उस माइंड के इशूज के हिसाब से रूल बनाइए। वहाँ कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो और उसको लेवराइज कर लीजिए, अपने मैनुअल को और जिस तरह से चेंज करना कर लीजिए। हमने माइनिंग के हिसाब से कर लें, जो भी रिसेंट का आपको लग रहा है कि अब ये इशू आ रहा है हमारा, कोई लोग बोलता है कि नहीं सर हमारे यहाँ लोकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है उसके हिसाब रूल बना लीजिए। आप रूल को चेंज कीजिए, रूल को बनाइए, जिस तरह से आपको रखना चाहे रखिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यदि आपने एक बार रूल बना दिया तो आप रूल के हिसाब से काम कीजिए, तब आपको इधर दाएं बाएं नहीं देखना है। हाँ, उस पीरियड ऑफ टाइम उस रूल में भी कुछ और कमी आती है तो उसको फिर अपडेट कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि विजिलेंस वाला जाकर पूछेगा, तभी आपको काम में दिक्कत आ रहा तो उसको अपडेट कर दीजिए। आज के डेट में देखिएगा हम लोग मैनुअल टेंडर नहीं कर रहे हैं। यदि कहीं मैनुअल टेंडर हो रहा है तो रवि हमको बोलते हैं कि जैसे आज के ज़माने में कि नेशनल हाईवे के ऊपर कोई बैलगाड़ी लेके चल रहा हो तो दुनिया वाले खाली देख करके हंसेंगे नहीं, दुनिया वाले बोलेंगे पागल है। उसी तरह से माय डियर फ्रेंड, आप लोग हर कोने से आए हैं, यदि कोई मैनुअल टेंडर कर रहा है तो उससे पूछो कि क्या बात है, क्यों मैनुअल टेंडर कर रहे हैं। आज के ज़माने में कोई मैनुअल टेंडर कर मतलब पागल है वो आदमी। तो उस तरह से हम लोगों ने उसको टेक्नोलॉजी पर लेके गए, जेम का यूज़ किए, और हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा हुआ, लोगों को ट्रेंड किए। तो ये हमारा रिफॉर्म का पार्ट आता है। और दूसरा है आपका ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको और बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, और विजनरी डिसीजन लेना पड़ेगा, इनोवेटिव डिसीजन लेना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बताऊं, मैं हमेशा ये बोलता हूं, हमारे पास CMPDI है और हमारे पास IICM भी है।
पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ही पीएसयू हैं जिनके पास इस तरह से यूनिक एसेट है, यूनिक इंस्टीट्यूशंस है। इतना मास लेवल में ट्रेनिंग करना, चाहे इस तरह से रिसर्च डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, चाहे नया टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना हो तो हमारे पास CMPTI है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, देखा कि IICM हमारे यहाँ इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि हमारा मैन पावर बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में हिंदुस्तान के PSU में किसी को 2.2 लाख हमारे एम्प्लॉइज है, ऐसे बहुत कम PSU आपको मिलेगा। तो ये लोगों को ट्रेन करना, हर जगह हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, IICM करके है। और रिसर्च डेवलपमेंट में जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो जो लिस्टिंग ऑफ IPO वाला देखिएगा, उसमें बॉस ने बोला कि सक्सेस स्टोरी ऑफ CMPTI, पहले क्या था धीरे धीरे करके कितना हम लोग ग्रो कर गए। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन के बदौलत कोल इंडिया यदि 2047 में आप नोट करके रखना, बहुत लोग उस समय तक नौकरी करते रहेगा, उसमें आप लोग की पोस्ट पर रहेंगे। कोल इंडिया यदि टॉप पर पहुंच रहा है तो उसका 2 ही विंग होंगे, एक होगा IICM और दूसरा होगा CMPTI। मतलब आपके सपने पूरे करने के लिए देखिएगा, ये दोनों जिसने भी सोच करके दोनों का बनाया, ये देखिएगा बहुत ही सी चेंज डिसीजन होगा, ये जाकर के यही सपने आपको पूरे करेंगे। तो हमको ट्रांसफॉर्म करना है, जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा नेशनल रिक्वायरमेंट है। कुछ दिन बाद देखिएगा कि हमारे बच्चे ये कोयला का चलते एनर्जी और लाइक नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग जा रहे हैं, अभी सोलर में जा रहे हैं, हम लोग क्रिटिकल मिनरल में जा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल के लिए देखिएगा पूरा विश्व में जो हाहाकार है, मार काट हो रहा है, क्रिटिकल मिनरल जो ना तो एजेंडा आइटम उनका है। हम लोग अपना थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, एक से एक। अभी इवन IPO का जो लिस्टिंग है, दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आप खुद जा रहे हैं पब्लिक फोरम पे दिखाने के लिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने आप इतने अच्छे हो चुके हैं। अभी इलेक्शन है ना, मैं बंगाल से आया हूँ, बंगाल में इलेक्शन है। किसी ऐसे आदमी को कैंडिडेट को सामने रख दो जिसका इमेज अच्छा नहीं हो, तो सामने जानबूझ के नहीं जाएगा। इलेक्शन में वही खड़ा होने जाएगा, पब्लिक सामने वही जाएगा जिस पर लोग विश्वास किया है, जिसको लोग जानता हो, जिसको लगता है कि हमको वोट मिलेगा। क्योंकि वोट आजकल के ज़माने में ना उस तरह से नहीं होता, डर के मारे दे दिया, कोई कुछ सोचता है तभी उसको वोट देता है। और हर आदमी वोट देगा ऐसा भी बना दिया गया है। मतलब हमारी कंपनी जितनी अच्छी हो चुकी है कि हम एक एक करके धीरे धीरे करके n नंबर ऑफ कंपनीज को हम लोग लिस्टिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जब बात करें तो हमारे लिए यही आएगा कि आपको बोल्ड डिसीजन पड़ेगा करना है। कोल इंडियंस के मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब तक आप कोयला की तरह तपे, कोयला की तरह जले, अब आपने ट्रांसफॉर्म कीजिए और हीरा की तरह चमकिए। यही तो परिवर्तन है। आज के डेट में यहाँ कोई बोलता है कि हमको माइन के अंदर जाना पड़ रहा है, लेकिन देखिएगा कि हमारा 100% हम लोग मैकेनाइज हो चुके हैं। हम लोग इन्वायरमेंट के प्रति काम कर रहे हैं, हम लोग 100 पॉल्यूशन के प्रति काम कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए खूब काम कर रहे हैं। इवन आप देखिएगा इथिक्स और मोरल वैल्यूज के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को नॉलेज हो, हमारा आदमी, हर एक आदमी ट्रेंड हो, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम लोग जाएं तो इस तरह से एक कोल इंडिया आगे बढ़ करके काम कर रहा है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बस इसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। हमेशा मैं रेलवे ऑफिसर हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था किसको श्रेष्ठ बनाऊँ। जब चेंज होकर के रेलवे में किसी और पोस्ट, जूनियर पोस्ट पे था, तो लगता था कि इसको मैं श्रेष्ठ बनाऊँ। फिर परिवर्तन होता रह गया और कोशिश करता रहा कि इसको मैं श्रेष्ठ बनाऊँ। हमेशा आपको श्रेष्ठ बनाना वो ड्यू रहता है, क्यों नहीं हम अच्छा करें, तभी आपका लाइफ में असर आएगा। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, मैं सोचा कि इस वाले पीरियड को जब मैं यहाँ पोस्टिंग है तो इसको मैं श्रेष्ठ बनाऊँ। फिर मैं वापस रेलवे में जाऊँगा, फिर मैं सोचूंगा उसको श्रेष्ठ बनाऊँ। ये श्रेष्ठ बनाने की यदि आपका नियत नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, फिर आप देखिएगा कि निराश रहेंगे। आदमी तो यही करता है ना, हमेशा स्ट्रगल करके और अच्छा करता है, वो फॉर बेटरमेंट, वो फॉर बेटरमेंट। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बस इसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। और कोयला बनकर बहुत तपे तुम, रवि जी,
कोयला बनकर बहुत तपित हूँ, अब हीरा सा चमकना बाकी है, अब हीरा सा चमकना बाकी है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि हम जहाँ रहें चमकते रहें। आप इवन बॉम्बे का NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑट्रियम में जब लिस्टिंग हो रहा था हमारा CMPDI का IPO, उसके CMD वहाँ पर तारीफ कर रहे थे आपका कोल इंडिया का, इतना बड़ा कंपनी आपका हो चुका है। तो इसका गुण गाओ, इसका फक्र करो, तभी आपका एक और हमने देखा है परिवर्तन तभी होगा जब अपनी मेंटलिटी को चेंज करेंगे। मैंने आपको बोल्डली बहुत सारी बात बताया कि डरो मत। दूसरा बताया कि ये जो करप्ट लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना बंद करो, उनको उल्टा में आप रोक टोक करिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए उसको भी, उसको PTP का इंजेक्शन दीजिए यदि नहीं मानता है तो। एक और मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, दुनिया में बताओ कि हमारा कोल इंडिया बहुत अच्छा है। बॉस ने भी बोला था कि 56 इंच का सीना चौड़ा करके हमको बोलना पड़ेगा दुनिया वालों को कि कोल इंडिया में हम लोग इस तरह से ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर रहे हैं। कोल इंडिया में 100% मैकेनाइजेशन हो चुका है। कोल इंडिया हम लोग अपना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कोल इंडिया डिफरेंट फील्ड में जा रहा है। ये बताइए दुनिया को बताओ कि कोल इंडिया में हर आदमी को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अपने लोगों को बताना कोल इंडिया ट्रांसपेरेंट वे में सब काम को डील कर रहा है। हम लोग आज की डेट में जेम से मोर देन 90% का 95% का टेंडर कर रहे हैं। दुनिया को बताइए कि हम लोग मैनुअल टेंडर का ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। दुनिया को बताइए कि कोल इंडिया इज वर्किंग ऑन द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। दुनिया को बताइए कि यहाँ का विजिलेंस टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हम सब विजिलेंस ऑफिसर हैं और वी आर वर्किंग ऑन द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। जिस तरह से मैकेनाइजेशन में हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में हमारा काम कर रहे हैं, यानी कोल इंडिया माइनिंग सेक्टर जहाँ पर n नंबर ऑफ इशूज है, इस कंपनी को लगातार 2 साल से, पिछले लगातार 2 साल से हमको सर्टिफिकेट मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये फक्र करने की बात है कि माइनिंग कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिल रहा है। लास्ट ईयर हम लोग हिंदुस्तान के टॉप 10 PSU में प्रॉफिटेबल कंपनी में आए। उसके पहले वाले साल में भी हम लोग टॉप 10 कंपनी में, हिंदुस्तान के टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनी में आए। यानी कोल इंडिया को लगातार 2 साल हिंदुस्तान के टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनी में स्थान आना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दुनिया को बताइए, दुनिया को बताओ। अभी सब आप लोग नया नया ज्वाइन किए हैं, कहीं भी नज़र दौड़ाइए, बिना कोयला का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपका स्टील का हो, सीमेंट का हो, ब्रिक का हो, चाहे बिजली, पंखा, चश्मा, कपड़ा, कुछ भी, कहीं भी नज़र दौड़ा लीजिए जो आपके सामने दिख रहा है, यदि कोल इंडिया का कोयला नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। कोल इंडिया नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ईंट, ब्रिक, सीमेंट जो भी कोयला जाता है तभी बनता है। पावर में जाकर के आपका कोयला जाता है, पावर बनता है, तब मशीनरी चलता है और सब कुछ होता है। तो राष्ट्र के निर्माण में जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। ये दुनिया को बताइए। हम इस तरह से राष्ट्र के निर्माण में जो भी आप काम करते हैं, सीधे सीधे वो राष्ट्र के निर्माण को जाकर जुड़ता है। ये भी आपको दुनिया को बताना पड़ेगा। दुनिया को बताइए। अभी मैं लास्ट मंथ में गया था NEC में हमारे एक डॉक्टर है, काफ़ी हमारे बेटियां भी हैं यहाँ पे। एक डॉक्टर दिव्या सिंह है, वो आई स्पेशलिस्ट है। वो अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक किलिमंजारो, वो लास्ट ईयर अक्टूबर में किलिमंजारो पर चढ़ गए। यानी कोल इंडिया की बेटियां जिस क्षेत्र में हाथ लगा रही हैं वहाँ हम लोग सफलता मिल रहा है। वहाँ जाकर के उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहराया था। ये भी बताओ कि डॉक्टर दिव्या सिंह जो हमारे NEC की डॉक्टर हैं, कोल इंडिया की बेटी है, वो अफ्रीका के टॉप हाईएस्ट पीक पर किलिमंजारो पे जाकर के उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहराया था। ये दुनिया को बताइए कि जेम के थ्रू हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्षेत्र में जैसे काम कर रहे हैं, CSR क्षेत्र में जिस तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले ज़माने में लोग बोलता था कि जहाँ कोयला निकला मतलब हमारा नसीब खराब है, आज की डेट में सबको है कि यदि कोयला निकल गया मतलब नसीब बदल गया हमारा। हम लोग भाग्यशाली हैं कि मेरा कोयला निकला, क्योंकि उस हर आदमी को नौकरी देते हैं, उस इलाके को पूरा सेवा करते हैं, वहाँ के जो भी लोगों का सबका केयर करते हैं।
अभी हम लोग बाद में काम करने के बाद उसको टेक्निकल क्लोजर करते हैं, उसको जैसा था उसे और बढ़िया बना के देते हैं। यानी इस तरह से हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ है, लोगों के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है, आपको खुद के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है। ये दुनिया को बताओ। बाहर में जो आपका इमेज था वो बिल्कुल उल्टा था। आप जैसे हैं जीएम साहब, दुनिया वालों की नज़र में कुछ और था। अब जाकर के हम लोगों ने प्रचार प्रसार करना, बताना शुरू किया कि कोल इंडिया वर्किंग ऑन इन वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। ये और हल्ला करके बताओ, दुनिया को बताओ कि हम ऐसे प्राउड कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर 1,03,000 हमको बोनस मिला। मैं रेलवे ऑफिसर हूँ, रेलवे वाले को बोनस मिला था 17,891 रुपीज़, 17,891 रुपीज़, और कोल इंडिया वालों को मिला 1,03,000 रुपया। अब सोच लीजिए आप लोग की सैलरी कितना है। मैं इतना हाई है, इतना पेमेंट करती है कोल इंडिया, इतना केयर करती है, मेडिकल फैसिलिटी हो, ह्यूमैनिटी क्षेत्र में काम कर रहा हो। ये दुनिया को बताओ। ये मेरा इन्फॉर्म करने मतलब ये, जब आप पर भरोसा बढ़ेगा, आपका एथिकल वे में काम होगा, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट बढ़ेगा, तभी विदेश वाले लोग भी आपको फेथ करेगा। यानी उनका जो देश में जो एथिकल स्टैंडर्ड है उससे बेटर हमारा होना चाहिए। ये दुनिया को बताएं और 56 इंच का सीना चौड़ा करके बताएं। मैं ये बोलता हूं कि कोल इंडिया जहां हाथ लगा रहा है वहीं पर विजय मिल रहा है। तो एक हम लोग पढ़ते थे कि जो जीता वही सिकंदर। क्यों? जो जीता वही सिकंदर। इसको मैंने चेंज कर दिया। आपकी अचीवमेंट आपका लेकर के मैंने बोलना शुरू कर दिया कि जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही कोल इंडियन, जो जीता वही कोल इंडियन। मतलब आपको फक्र करो कि हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं और इस तरह से हमारा कंपनी ग्रो कर रहा है और मेरे चलते ग्रो कर रहा है। मैं जो कवि वाली बात आती है ना, तो मैं बोलता हूँ कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में प्रभु बसते हैं। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में प्रभु बसते हैं। इसको मैं थोड़ा और ऐड किया कि मेरे मम्मी पापा हंसे, मेरे मम्मी पापा खुश रहें और उनके हंसी खुशी का कारण मैं बनूं, मैं ऐसा कर्म करूं। तो आपके कर्म के चलते आपके घर परिवार में सब खुशी हो रही है, आपके कर्म के चलते आपके कंपनी में खुशहाली आ रही है। इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो आइए फक्र करें एज ए प्राउड कोल इंडियन, और एक बार अपने लिए ताली बजा रहे हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, आपके ये आशीर्वचन, आपका जो ये एड्रेस रहा, ये हम सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए पाथेय स्वरूप रहेगा और वैल्यूज़ इनकलकेटेड इन दिस सेशन विल बी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ देम थ्रू आउट देयर करियर। तो आपके इस अभिभाषण में सर आपने त्याग के बारे में बताया, हमारे कर्तव्यों के बारे में बताया, बहुत सारे आपने उदाहरण भी दिए, इतिहास से, पुराण से भी आपने बताया, फिर आपने चाणक्य को भी कोट किया। तो आपके इस पूरे अभिभाषण को अगर समराइज करना हो तो मुझे भी चाणक्य का एक श्लोक याद आ रहा है, उसमें इसको समराइज किया सकता है। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निघर्षण छेदनस्तापताड़नी ही। ठीक ना? जिस प्रकार से सोने की परीक्षा, सोना कितना खरा है उसकी परीक्षा 4 तरह से होती है। उसको घिस कर, निघर्षण घिस कर, छेदन उसको छेद कर, ताप उसको थोड़ा गर्म करके, और ताड़नी उसको पीट कर। हाँ, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इन द सेम वे, इसी तरीके से किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी पर्सन की जो परीक्षा होती है कि वो कितना खरा है, वो 4 तरीके से होती है। त्यागेन, त्याग से, सेक्रीफाइस से, शीलेन उसके शील से, उसके एथिक्स से,
गुणेन उसके मेरिट्स से और कर्मणा उसके जो ड्यूटीफुल एंड डिलीजेंस डिस्चार्ज ऑफ उसका जो भी ड्यूटी है उसकी ड्यूटीफुलनेस से उसकी इन 4 चीज़ों से उसकी परीक्षा होती है। तो आज का जो 4 पॉइंट का हमारा जो मिशन CIL का सेशन था, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको आदरणीय CVO सर के इतने अच्छे अभिभाषण को सुनने का अवसर मिला। और अब अवसर है इंटीग्रिटी प्रॉमिस का। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय CVO सर से कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को और हम सभी को इंटीग्रिटी प्रॉमिस दिलाने की कृपा करें। जब मैं इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ रहा था तो उसको मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से मैं अरेंज करूं कि जब भी मैं कोल इंडियन के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो उनसे I promise myself to be always vigilant. I will become doyen of integrity. I promise myself I promise myself to be always to vigilant fight and will become doyen of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited. Thank you. बहुत धन्यवाद सर। इंडीड दे आर प्राउड ऑफिसर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। अब कार्यक्रम अपने अंतिम क्षणों की ओर है। इस अवसर पर निवेदन है हमारे संस्थान के आदरणीय GM सर से कि एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एक हमारे पुस्तक सर, एक मेमेंटो के रूप में एक पुस्तक सर को हैंड ओवर करने की कृपा करें।